ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बीट टाइस योर ज़ुअर एट द बिगिनिंग एंड गेट 10 टाइम्स फीडबैक। अध्याय 31। इंद्रधनुषी जहर शास्त्र। बैंगनी बादल पंख। गुफा में सन्नाटा था, अंधेरे में हल्की ठंड थी। छोटी डॉक्टर परी ने अपनी बाहें रगड़ी, कड़कड़ाती ठंड महसूस की। आगे जियोजे की मजबूत आकृति को देखते हुए छोटी डॉक्टर परी ने अनजाने में अपनी गति बढ़ा दी, जियोजे के करीब चली गई। अस्थाई मशाल से बहुत ज्यादा रोशनी नहीं मिल रही थी, आसपास का वातावरण मुश्किल से ही रोशन हो रहा था। छोटी डॉक्टर परी ने अपनी आंखें जियोजे पर टिकाए रखी, विचारों में खोई हुई। उसे आश्चर्य हुआ कि मुखौटे के नीचे जियोजे कैसा दिखता है। अपने विचारों में खोई हुई छोटी डॉक्टर परी अचानक जियोजे से टकरा गई, क्योंकि वह अचानक रुक गया। समय पर रुकने में असमर्थ छोटी डॉक्टर परी का शरीर जियोजे से टकरा गया। उनके शरीर लगभग एक साथ मिल गए। असामान्य स्पर्श महसूस करते हुए जियोजे हिली नहीं। घबराहट महसूस करते हुए छोटी डॉक्टर परी जल्दी से जियोजे के पीछे से पीछे हट गई। अभी अभी उनकी टक्कर की ताकत ऐसी लग रही थी जैसे पहाड़ों को भी गिरा सकती है। जियाओजे ने जरूर इसे महसूस किया होगा। लिटिल डॉक्टर परी को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन जब वे चट्टान से कूदे थे तब उनके बीच जो अंतरंग आलिंगन हुआ था, उसके बाद लिटिल डॉक्टर परी जल्दी से संभल गई। क्या हुआ जियाओजे, तुम अचानक क्यों रुक गए? खांसी, हम गुफा के अंत तक पहुंच गए हैं। तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है। तुम पहले से ही विचारों में खोए हुए लग रहे थे और मैंने तुम्हें चेतावनी देने की कोशिश की थी, जियाओजे ने खांसते हुए समझाया। हालांकि उसकी आवाज़ थोड़ी धीमी थी, लेकिन शांत गुफा में जब तक कोई बहुत विचलित न हो, ये स्पष्ट रूप से सुना जा सकता था। मैं पहले थोड़ा विचलित थी। अपने चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी के साथ लिटिल डॉक्टर परी ने देखा कि जियाओजे ने उनकी पिछली शर्मिंदगी का जिक्र नहीं किया, उसके स्पष्टीकरण के साथ चली गई। उसने अपनी नज़र गुफा के अंत की ओर डाली। नाटक, वहां एक पत्थर का दरवाज़ा था जो एक हल्की पीली रोशनी उत्सर्जित कर रहा था। ये वास्तव में भाग्य का झटका लगता है। छोटी डॉक्टर परी जल्दी से पत्थर के दरवाजे की ओर बढ़ी। कृत्रिम रूप से निर्मित ये पत्थर का दरवाज़ा शायद कुछ पूर्ववर्तियों द्वारा उनके गुफा निवास के हिस्से के रूप में पीछे छोड़ दिया गया होगा। जियाओजे छोटी डॉक्टर परी का पीछा करते हुए उसके पास पहुंची। उसे याद आया कि यह एक जाल का दरवाज़ा था और इसे खोलने का तंत्र पास में छिपा हुआ था। अपनी आत्मा की धारणा का विस्तार करते हुए उसने जल्दी से स्विच ढूंढ लिया। जैसे ही छोटी डॉक्टर परी पत्थर के दरवाजे को समझने की कोशिश करते हुए भौहें सिकोड़ रही थी, जियाओजे ने अपने पैर से एक उभरे हुए स्थान पर लात मारी और पत्थर का दरवाज़ा धीरे धीरे खुल गया। उद्धरण चिन्ह ... वाह जियाओजे, तुम बहुत अद्भुत हो। तुमने इतनी जल्दी तंत्र को समझने का तरीका खोज लिया। पत्थर के दरवाजे को धीरे धीरे खुलते हुए देखकर छोटी डॉक्टर परी ने अपनी हैरान नज़र जियाओजे पर घुमाई। आग की रोशनी में लिटिल डॉक्टर परी की आंखें प्रशंसा से चौड़ी हो गईं और वे प्रशंसा से चमक उठीं। हाँ, ये सिर्फ थोड़ी बेहतर धारणा है। आपको इतना विनम्र होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, लिटिल डॉक्टर परी ने गंभीरता से कहा, अपनी उंगलियों पर गिनते हुए, प्रत्येक घटना को सूचीबद्ध करते हुए। मेरा संविधान, किंग शानटाउन में हुई घटना और अब ये पत्थर का दरवाज़ा। ऐसा लगता है कि आप किसी भी समस्या को आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप मेरी इसी तरह प्रशंसा करते रहेंगे तो मैं घमंडी हो सकती हूँ। चलो, पत्थर का दरवाज़ा अब खुला है। देखते हैं कि पूर्ववर्ती क्या छोड़कर गए हैं। दोनों पत्थर के कक्ष में प्रवेश कर गए, जहां एक तरफ बड़ी मात्रा में सोना और चांदी रखा हुआ था। ऐसा लगता है कि इस पूर्ववर्ती को इन दौलत की ज्यादा परवाह नहीं थी, लिटिल डॉक्टर परी ने सोच समझकर कहा। शायद कहीं और भी कीमती चीजें हों। जियाओजी ने पत्थर के कक्ष का निरीक्षण किया। बीच में एक मेज और कुर्सी थी। कुर्सी पर एक कंकाल और मेज पर 3 बक्से थे। जमीन पर पड़े सोने और चांदी के अलावा एक फूलों की क्यारी भी थी जो दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटियों से भरी हुई थी। वाह, बैंगनी नीला पत्ता, सफ़ेद स्पिरिट जिनसेंग फल, स्नो लोट्स बीज, इतनी सारी उच्च श्रेणी की औषधीय जड़ी बूटियां, और ये आइस स्पिरिट फ्लेम ग्रास जो बाहरी दुनिया में बेहद दुर्लभ और मिलना मुश्किल है। छोटी डॉक्टर परी उत्साह से दौड़ी और प्रत्येक उच्च श्रेणी की औषधीय जड़ी बूटी का नाम सटीक रूप से जप रही थी। जैसा कि तुमने कहा जियाओजी, इस सारे सोने और चांदी की तुलना में ये उच्च श्रेणी की औषधीय जड़ी बूटियां असली खजाने हैं। हाँ, इन जड़ी बूटियों को जल्दी से इकट्ठा करना सुनिश्चित करें। मैं अन्य क्षेत्रों की जांच करने जाऊंगा। ठीक है, लिटिल डॉक्टर परी ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया और एक जैद फावड़ा निकाला। फूलों के बिस्तर से जड़ी बूटियों को सावधानीपूर्वक खोदते हुए उसने उन्हें सावधानीपूर्वक संरक्षित किया। दूसरी तरफ जियाओजे ने कंकाल के हाथ से 3 चाबियां प्राप्त कीं।
उसे शुद्ध कमल दानव आग के लिए नक्शे के अवशेष भी मिले, लेकिन अभी शुद्ध कमल दानव आग पर विचार करना जल्दबाजी होगी। थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद लिटिल डॉक्टर परी उत्साह से चली गई, जियाओजे को सिर हिलाते हुए। आओ इन बक्सों को खोलें। जियाओजे ने पत्थर की मेज पर तीनों बक्से एक एक करके खोले। अंदर रेनबो पॉइजन शास्त्र, प्रोफाउंड ग्रेड एडवांस्ड फ्लाइंग तकनीक पर्पल क्लाउड विंग्स और प्रोफाउंड ग्रेड एडवांस्ड बैटल तकनीक रोआरिंग लॉयन सॉन्ग थे। लिटिल डॉक्टर परी, तुम रेनबो पॉइजन शास्त्र ले लो। मैंने पहले ही तुमसे कहा था, मैं जहर नहीं बनाना चाहता। ठीक है, मुझे बाकी दो तकनीकों की भी जरूरत नहीं है, वे मेरे गुणों से मेल नहीं खाते। छोटी डॉक्टर परी ने खुशी खुशी रेनबो पॉइजन स्क्रिप्चर लिया और उसकी जांच करने लगी। जियाओजे ने पर्पल क्लाउड विंग्स और रोआरिंग लायन सॉन्ग को देखा। चूंकि उस समय कोई खतरा नहीं था, इसलिए वह पत्थर के चैम्बर में ज्यादा समय बिता सकता था। वे गुफा में तब तक रह सकते थे जब तक वे उदान शहर वापस नहीं लौट जाते। ये जगह छिपी हुई और सुरक्षित थी, जिसे आम लोगों के लिए ढूंढना असंभव था, जब तक कि वे उड़ने वाले जादुई जानवरों से सावधान रहें। उनमें से प्रत्येक ने अभ्यास शुरू करने के लिए एक जगह ढूंढी। जियाओजे ने काले स्क्रॉल को खोला, जिसमें पंखों की एक जीवंत जोड़ी दिखाई दी। जैसे जैसे क्यूई बहती गई, पंखों पर पंख धीरे धीरे हिलने लगे। पर्पल क्लाउड विंग्स का अभ्यास करना आसान नहीं था, इसमें 5वीं कक्षा के जादुई जानवर ब्लैक फ्लेम पर्पल क्लाउड ईगल की आत्मा रहती थी। हालांकि यह सिर्फ एक बेहोश जंगली जानवर था, लेकिन इसे कम करके नहीं आंका जा सकता था। किंवदंती थी कि प्राचीन फीनिक्स के पास रक्तरेखाओं में यह उड़ान की गति में शीर्ष स्थान पर था। मूल कहानी में जियोयान अपनी मजबूत आत्मा शक्ति के कारण अवशिष्ट आत्मा के प्रभाव को झेलने में सफल रहा। याओ लाओ की मदद से वह खुद के प्रति सच्चा रहा, केवल वध द्वारा प्रेरित जानवर बनने से बचता रहा। जियोजे को अपनी आत्मा की शक्ति पर भरोसा था, निश्चित रूप से उसी स्तर के अन्य लोगों से आगे निकल गया। इसके अलावा जब वह फाइटर टीम में आगे बढ़ा तो सिस्टम से मिली प्रतिक्रिया ने उसकी आत्मा की शक्ति को और बढ़ा दिया। अब अचेतन आत्मा के प्रभाव का सामना करना अपेक्षाकृत आसान होना चाहिए। स्क्रॉल का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के बाद जियोजे ने लिटिल डॉक्टर परी को बुलाया, जो रेनबो पॉइजन शास्त्र का अध्ययन कर रही थी। जियोजे, क्या बात है? मुझे रेनबो पॉइजन शास्त्र में आपदा जहर शरीर के रिकॉर्ड मिले हैं, जैसा कि आपने पहले उल्लेख किया था। लिटिल डॉक्टर परी रेनबो पॉइजन शास्त्र के साथ चली गई, लेकिन फिर उसे अचानक एहसास हुआ कि उसने शायद गलत बोला है। जियाओजे, मुझे तुम्हारी बात पर संदेह नहीं है। ठीक है, हालांकि विपत्ति विष शरीर दुर्लभ है, फिर भी इसे रिकॉर्ड किया गया है। मैंने तुम्हें इस उड़ान तकनीक की साधना करते समय मेरी रक्षा करने में मदद करने के लिए बुलाया है। ठीक है। लिटिल डॉक्टर परी ने इंद्रधनुष विष शास्त्र को एक तरफ रख दिया और ईमानदारी से पास में पहरा देने लगी। जियाओजे ने अपनी उंगलियों से स्क्रॉल पर पंखों को छुआ और पंखों से आत्मा के प्रभाव की लहर आई। जैसे ही जियाओजे ने एक लंबी लड़ाई के लिए तैयारी की, उसने महसूस किया आत्मा का प्रभाव उतना मजबूत नहीं लग रहा था। जब उसने पहले विपत्ति विष शरीर की 100 गुना प्रतिक्रिया स्वीकार की, तो उसने एक पल में विनाश के दर्द को 1000 बार अनुभव किया। इस तरह के हमलों के प्रति उसका प्रतिरोध बहुत बढ़ गया था। अब हिंसक आत्मा के प्रभाव का सामना करते हुए यह एक हल्की हवा की तरह महसूस हुआ। थोड़ी देर तक सहने के बाद हिंसक आत्मा का प्रभाव आखिरकार ज्वार की तरह कम हो गया। बिना किसी हिचकिचाहट के जियाओजे ने अपनी साधना जारी रखी। इस झटके को झेलने के बाद उसने ज्यादा ऊर्जा खर्च नहीं की थी। उसे एक बार में ही साधना पूरी करनी थी। नीले नीले रंग की युद्ध क्यूई ने स्क्रॉल पर पंखों को ढक लिया था। पंखों से बैंगनी और काली रोशनी निकल रही थी, जो घनी होती जा रही थी। अंत में बिजली की तरह वे जियाओजी के शरीर में उसकी हथेली के जरिए प्रवेश कर गए। उसके शरीर के भीतर 2 छोटी शाखाएं खुल गईं। तीव्र दर्द फिर से लहरों की तरह उमड़ पड़ा। अध्याय 32, जगह पर उड़ान भरना, उतान शहर में वापस लौटना। बैंगनी बादल पंखों का अभ्यास करना मुख्य रूप से 2 कारणों से मुश्किल था। सबसे पहले, किसी को 5वीं कक्षा के जादुई जानवर की बची हुई आत्मा के प्रभाव का सामना करना पड़ता था। दूसरे, इसके लिए अत्यधिक धैर्य की आवश्यकता थी, क्योंकि बैंगनी बादल पंख शरीर के भीतर 2 नए चैनल बनाते थे। मूल कहानी में जियोयान की दुर्जय आत्मा शक्ति और इच्छा शक्ति के साथ भी वह अक्सर दर्द से बेहोश हो जाता था। हालांकि जियोजे के लिए यह सहनीय था। दर्द जियोजे की ओर बढ़ रहा था जैसे चट्टान से टकराने वाली लहरें। लहरें कितनी भी अशांत क्यों न हो, चट्टान दृढ़ थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसकी पीठ पर धीरे धीरे 2 नए चैनल बनते गए। इस समय दर्द धीरे धीरे कम हो गया। जियोजे ने अपनी आंखें खोलीं और लिटिल डॉक्टर परी ने चिंता से उसकी ओर देखा। जियाओजे, क्या तुम ठीक हो? अभी तुम बहुत दर्द में लग रहे थे। क्या तुम मार्शल तकनीक का अभ्यास करने में सफल रहे? स्क्रॉल पर अक्षर और पंख गायब हो गए हैं। जियाओजे खड़ा हो गया, अपने शरीर को खींचकर, जो दर्द के कारण कुछ हद तक सुन्न हो गया था।
साधना पूरी हो गई है। यह उड़ान मार्शल तकनीक काफ़ी अनोखी है। ये केवल एक व्यक्ति को साधना के लिए समायोजित कर सकती है और एक बार साधना पूरी हो जाने के बाद ये स्वाभाविक रूप से गायब हो जाती है। मैं समझ गया। लिटिल डॉक्टर परी ने सिर हिलाया। ये पहली बार था जब उसने उड़ान मार्शल तकनीक के बारे में सुना था और उसे यह काफ़ी आकर्षक लगा। तो जियाओजे, क्या तुम अब उड़ सकते हो? लिटिल डॉक्टर परी ने उत्सुकता से पूछा। ये कुछ ऐसा है जो केवल फाइटर टियर से ऊपर के विशेषज्ञ ही कर सकते हैं। तुम वास्तव में इसे कर सकते हो? डूक्यूई महाद्वीप में रैंकिंग प्रणाली सख्त थी और केवल फाइटर टियर के विशेषज्ञ ही हवा में थोड़ी देर के लिए मंडरा सकते थे। वास्तव में उड़ने के लिए किसी को डूकिंग विशेषज्ञ होने की आवश्यकता थी। पता लगाने के लिए मुझे इसे आजमाने दो। अगर यह काम करता है तो मैं तुम्हें घुमाने ले जाऊंगा। जियाओजे ने अपनी शर्ट उतारते हुए मुस्कुराया, जिससे उसका नंगा ऊपरी शरीर दिखाई देने लगा। तुम क्यों हो? तुम क्या कर रहे हो? लिटिल डॉक्टर परी ने जल्दी से अपनी आंखें ढंक लीं। जब जियाओजे ने अपनी शर्ट उतारी तो उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। क्या हम उड़ने वाली मार्शल तकनीक नहीं आजमा रहे हैं? तुम अपने कपड़े क्यों उतार रहे हो? लिटिल डॉक्टर परी ने गुस्से से कहा। हालांकि वे पहले से ही अंतरंगता का अनुभव कर चुके थे, लेकिन बिना कुछ कहे उसके कपड़े उतारना थोड़ा अनुचित लग रहा था। तुम क्या सोच रहे हो? मैं अपने कपड़ों को खराब होने से बचाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। मेरे पास कपड़ों के केवल ये 2 सेट हैं। जियाओजे ने लिटिल डॉक्टर परी की ओर पीट करके समझाया। उसके शरीर में राजसी डूक्यूई उसकी पीठ पर 2 नए खुले चैनलों की ओर बह रही थी। लिटिल डॉक्टर परी ने अपनी उंगलियां एक तरफ की और जियाओजी की पीठ पर हथेली के आकार के बैंगनी काले पंखों की एक जोड़ी देखी। पंखों से बैंगनी रंग की रोशनी निकली और जैसे ही डूक्यूई घूमी, बैंगनी काले पंख ठोस हो गए, अचानक हथेली के आकार से बढ़कर लगभग कई फीट के आकार के हो गए। वाह! जब जियाओजी ने पंखों को धीरे धीरे फड़फड़ाने के लिए नियंत्रित किया तो लिटिल डॉक्टर परी प्रशंसा में चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाए। एक शक्तिशाली उछाल ने जियाओजी के शरीर को ऊपर उठा दिया, उसे हवा में तब तक लटकाए रखा जब तक कि वह धीरे धीरे नीचे उतरने से पहले काफ़ी ऊंचाई तक नहीं पहुंच गया। ये पत्थर का कक्ष बहुत छोटा है। चलो इसे बाहर आजमाते हैं। जियाओजी ने लिटिल डॉक्टर परी को खींचा और गुफा के बाहर की ओर चल दिया। उन्होंने पहले ही गुफा में मौजूद वस्तुओं की अच्छी तरह से तलाशी ले ली थी, इसलिए अब बाहर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बाहर पत्थर के प्लेटफॉर्म पर जियाओजी ने एक बार फिर बैंगनी बादल के पंखों को फैलाया। लिटिल डॉक्टर परी के आश्चर्य के लिए जियाओजी अचानक चट्टान से छलांग लगा दी। जियाओजे, छोटी डॉक्टर परी ने उत्सुकता से नीचे देखा। उसे लगा कि हवा का एक तेज झोंका उसके ऊपर चल रहा है। उसने अपनी आंखों को बचाने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाया और देखा कि जियाओजे अपने पंख फड़फड़ा रहा है, धीरे धीरे वापस ऊपर की ओर उड़ रहा है। मैं मरने के लिए इतना उत्सुक नहीं हूँ, जियाओजे ने ठहाका लगाया। तुम बहुत साहसी हो। ये पहली बार है जब तुम किसी मार्शल तकनीक में महारत हासिल कर रहे हो और तुम इसे आजमाने के लिए एक चट्टान से कूदने की हिम्मत कर रहे हो। यह मेरा पहला मौका है, लेकिन मैं पहले से ही गुफा में बैंगनी बादल पंखों से परिचित था। जियाओजे ने अपने शरीर में डूक्यूई की भारी खपत महसूस की और अंदर ही अंदर आह भरी। वास्तव में उड़ना कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई साधारण लड़ाकू संभाल सके। अगर कोई साधारण लड़ाकू डूक्यूई का इस्तेमाल उसी तरह से करता जैसा उसने किया तो उनकी डूक्यूई बहुत पहले ही खत्म हो गई होती। सौभाग्य से उसका डूक्यूई भंवर अद्वितीय था और तरलीकृत डूक्यूई की गुणवत्ता बहुत अधिक थी। इससे उसे बैंगनी बादल पंखों की खपत को बनाए रखने में मदद मिली। जियाओजे ने अपनी डूक्यू को फिर से भरने के लिए पत्थर के मंच पर लौटने से पहले घाटी में कुछ समय तक उड़ान भरी। ठीक है, मैं पूरी तरह से कुशल हो गया हूँ। एक बार मेरी डूक्यू बहाल हो जाए तो मैं तुम्हें सैर पर ले जाऊंगा, जियाओजे ने आत्मविश्वास से कहा। मम्मा, अगर लिटिल डॉक्टर परी को पहले संदेह का संकेत था तो अब उसे जियाओजे पर पूरा भरोसा था। वह उत्सुकता से जियाओजे को उड़ान के लिए ले जाने का इंतजार कर रही थी। अभी घाटी में जियाओजे को विभिन्न कठिन युद्धाभ्यास करते हुए देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि उसने पहली बार उड़ान मार्शल तकनीक में महारत हासिल की है। नाटक। थोड़ी देर में घाटी लिटिल डॉक्टर परी की चीखों से गूंज उठी। इस समय लिटिल डॉक्टर परी ने अभी तक एक उड़ने वाले जादुई जानवर को वश में नहीं किया था। यह उसका आकाश में उड़ने का पहला मौका था। नवीनता की एक मजबूत भावना ने लिटिल डॉक्टर परी को बार बार चीखने पर मजबूर कर दिया। डर के साथ उत्साह भी था। भले ही जियाओजे ने उसकी कमर पकड़ी हुई थी, लेकिन लिटिल डॉक्टर परी ने फिर भी उसे कसकर गले लगाया, गिरने के डर से। जब तक जियाओजे पत्थर के मंच पर वापस नहीं आया तब तक लिटिल डॉक्टर परी को थोड़ा संकोच महसूस नहीं हुआ। तो उड़ने का यही एहसास होता है। ये बहुत बढ़िया है। कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सारे लोग विशेषज्ञ बनने की ख्वाहिश रखते हैं। जब तक आप मजबूत बन जाते हैं आप आसमान में आज़ादी से उड़ सकते हैं। लिटिल डॉक्टर परी ने भावुक होकर आह भरी।
हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इन दिनों ज़्यादा बार उड़ान भरने के लिए ले जाऊंगी। ठीक है, लेकिन क्या ये तुम्हारी डूक्यूई को ज़्यादा नहीं खा जाएगा? कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि मैं इसे संभाल सकती हूँ। अगले कुछ दिनों तक जियाओजे लिटिल डॉक्टर परी को घाटी में उड़ाने के लिए ले गया। उसने बहुत दूर तक उड़ने की हिम्मत नहीं की क्योंकि डायमंड बीस्ट माउंटेन रेंज के बाहर निम्न स्तरीय जादुई जानवर प्रचलित थे। हालांकि इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि उच्च स्तरीय जादुई जानवर दिखाई नहीं देंगे और हवा में उड़ना उन्हें आसान लक्ष्य बना देगा। समय बीतता गया और उतान शहर लौटने का समय आ गया। अगर वे और इंतजार करते तो वे नामांकन की तारीख से चूक सकते थे। इन दिनों के दौरान जियाओ जुनर ने जियाओजे को कई लाभ भी पहुंचाए थे। वह वास्तव में लगातार 3 सितारों तक पहुंच गई। इस बेतुकी साधना गति ने जियाओजे को चकित कर दिया। हालांकि उसने अभी तक पुरस्कारों का दावा नहीं किया था। इसके बजाय वह उन्हें लेने से पहले महान सेनानी तक पहुंचने तक इंतजार करना चाहता था। उसने सोचा कि क्या गैर उन्नत पुरस्कारों का दावा करने और फिर महान सेनानी तक पहुंचने के बाद कोई विशेष प्रभाव होगा। 5 दिन बाद जियाओजे लिटिल डॉक्टर परी के साथ उतान शहर लौट आया। हलचल भरे भाड़े के सैनिकों और व्यापारियों को आते जाते देखकर लिटिल डॉक्टर परी की आंखें जिज्ञासा से भरी हुई थीं। तो यह एक बड़ा शहर है। ये निश्चित रूप से किंगशान टाउन से ज्यादा जीवंत है। वैसे जियाओजी, क्या तुम्हें अब ये भेष नहीं उतार देना चाहिए? हम एक दूसरे को इतने दिनों से जानते हैं और मुझे अभी भी नहीं पता कि तुम वास्तव में कैसी दिखती हो। छोटी डॉक्टर परी उत्सुकता से भरी हुई थी, ऐसा महसूस कर रही थी जैसे कि उटन शहर लौटते समय उसके दिल में चींटियां रेंग रही हों। ये सच है, लेकिन इस नाजुक भेष को हटाना अफसोस की बात है। इसकी कीमत 10,000 सोने के सिक्के है और इसे हटाने के बाद ये बर्बाद हो जाएगा। जियाओजे ने कुछ हद तक अफसोस जताते हुए विलाप किया। चलो, जब हम कर रहे हैं तो नहा लेते हैं। जियाओजे ने लिटिल डॉक्टर परी को पास की एक धारा में खींच लिया। जबकि जियाओजे अपना शरीर धोने के लिए पानी में कूद गया, लिटिल डॉक्टर परी धारा के पास खड़ी रही। 10 दिनों से ज्यादा साथ बिताने के बाद उनका रिश्ता काफी नजदीक आ गया था और वे अब पहले की तरह दूर नहीं थे। कम से कम अब लिटिल डॉक्टर परी ने जियाओजे के नंगे ऊपरी शरीर को देखकर और उसके शरीर को धोते हुए देखकर कोई प्रतिक्रिया नहीं की। उसने खुलेआम जियाओजे के शरीर का निरीक्षण किया और मजाक भी किया। जियाओजे, क्या तुम्हारा शरीर मजबूत हो रहा है? तुम 10 दिन पहले से अलग लग रहे हो। ऐसा होना चाहिए। मैं इन दिनों डूक्यूई का बहुत उपयोग कर रहा हूं, जिसका प्रशिक्षण प्रभाव भी है। जियाओजे ने सहजता से जवाब दिया। जब वह पानी से बाहर निकला तो उसका रूप पहले से ही अलग था। छोटी डॉक्टर परी ने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं, सोचने से खुद को रोक नहीं पाए। कितना सुंदर युवक है। अध्याय 33 स्पीड लर्निंग सिस्टर्स। जियाओजे वापस किनारे पर आ गया, लिटिल डॉक्टर परी को अचंभित छोड़कर। क्या हुआ? क्या मेरे चेहरे पर कुछ है? जियाओजे ने अपने गाल को छुआ, उसे हमेशा की तरह साफ पाया। कुछ नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि भेष के नीचे तुम्हारा असली रूप इतना सुंदर होगा। लिटिल डॉक्टर परी ने ईमानदारी से कहा। हाँ, चापलूसी तुम्हें हर जगह ले जाएगी। जियाओजे ने दिल खोलकर हंसते हुए नए कपड़े पहने। अपनी आंखें घुमाते हुए लिटिल डॉक्टर परी अचानक उत्सुक हो गई। तुम्हारी शक्ल से तुम्हारे बहुत से प्रशंसक होने चाहिए, है न? दुर्भाग्य से नहीं। मैं आमतौर पर कम प्रोफाइल रखता हूं और मेरे परिवार में केवल एक बचपन का प्रेमी है। ये सुनकर कि जियाओजे का केवल एक बचपन का प्रेमी है, लिटिल डॉक्टर परी को अपने दिल में थोड़ी खुशी महसूस हुई। वह समझ गई कि कम प्रोफाइल रखने का क्या मतलब है, खासकर जियाओजे की स्थिति को देखते हुए। जियाओजे सिर्फ शांत रहने वाला व्यक्ति नहीं था। यूटन शहर की ओर वापस अपनी यात्रा के दौरान जब भी वे कस्बों और शहरों से गुजरे, जियाओजे ने हमेशा एक लबादा पहना हुआ था। जियाओजे के अनुसार उसने किंगशान टाउन के रास्ते में किसी भी शहर में प्रवेश नहीं किया, वह हमेशा बाहरी इलाकों में रहा। ये बहुत ही शांत था। चलो, मैं तुम्हें जियाओ परिवार के पास ले चलता हूँ। जियाओजे ने अपने कपड़े ठीक किए और डूक्यूई से अपने बाल सुखाए। उसके बाद लिटिल डॉक्टर परी को जियाओ परिवार के इलाके में ले गया। जियाओ परिवार के 2 द्वारपाल जियाओजे को देखकर दंग रह गए, लेकिन वे जल्दी से संभल गए और सम्मानपूर्वक उनका अभिवादन किया। युवा मास्टर जियाओजे, हाँ, आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। जियाओजे मुस्कुराया और लिटिल डॉक्टर परी को जियाओ परिवार में ले गया। जियाओजे के चले जाने के बाद दोनों पहरेदार एक दूसरे से कानाफूसी करने लगे। क्या युवा मास्टर जियाओजे पहले कभी बाहर गए हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे इसका कोई आभास नहीं है। वह लड़की कौन है? युवा मास्टर जियाओजी थोड़ी देर के लिए बाहर गए और एक लड़की को वापस ले आए। तुम मुझसे पूछ रहे हो? मुझे किससे पूछना चाहिए? यह ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में हम पहरेदारों को चिंतित होना चाहिए। थोड़ी देर गपशप करने के बाद दोनों पहरेदार अपनी ऊबी हुई अवस्था में लौट आए। जियाओजी ने लिटिल डॉक्टर परी का हाथ पकड़ा और पहले जियाओ जान का अभिवादन करने की योजना बनाई।
इस बीच दूसरी तरफ पिछवाड़े में जियाओ जुनर ने धीरे धीरे अपनी सांसों को शांत किया और अपने सामने खड़े लिंग यंग को देखा। इस दौरान जियाओजी के साथ इतना कुछ हुआ है और ऐसा लगता है कि उसने विपत्ति विष शरीर की काया को जगा दिया है। जियाओ जुनेर ने थोड़ा सा मुंह से कुढ़ा, खासतौर पर विपत्ति विष शरीर वाले दूसरे व्यक्ति के बारे में थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। हालांकि लिंग यंग की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था कि जियाओजे ने लिटिल डॉक्टर परी को वापस लाने का कारण उसकी विपत्ति विष शरीर की अत्यधिक विषैली प्रकृति का उपयोग अपनी साधना के लिए करना था। हालांकि जियाओ जुनेर को इसके बारे में थोड़ा असहज महसूस हुआ। जियाओजे और लिटिल डॉक्टर परी दोनों के पास विपत्ति विष शरीर था, मानो उनका साथ होना तय था। मूल रूप से जियाओ जुनेर की निरंतर सफलताओं के कारण वह अच्छे मूड में थी, लेकिन अब ये बिना किसी निशान के गायब हो गई। वैसे जियाओजे की वर्तमान ताकत क्या है? ओह, लिंग यंग खांसते हुए बोला, अपनी युवा महिला की प्रतिस्पर्धी प्रकृति के बारे में थोड़ा बहुत जानता था। लिंग यंग को हिचकिचाते हुए देखकर जियाओ जुनेर को अचानक कुछ महसूस हुआ गलत था। वह पहले से ही ग्रैंड फाइट स्टेज तक नहीं पहुंच सकता था, है न? अभी नहीं, लिंग यंग ने जल्दी से जवाब दिया। जियो जुनर को राहत की सांस लेने का मौका नहीं दिया। हालांकि इससे पहले कि जियो जुनर शांत हो पाती, लिंग यंग के अगले शब्दों ने उसकी आंखें चौड़ी कर दीं। युवा मास्टर जियोजी पहले से ही 9 स्टॉर्स फाइट स्टेज पर है और ऐसा लगता है कि वह जानबूझकर अपनी सफलता को दबा रहा है। लिंग लाओ, आप शायद समझाएं नहीं, यंग मास्टर जियाओजे संभवतः ग्रैंड फाइटर स्टेज तक पहुंचने में असमर्थ कैसे हो सकता है? उसे आगे बढ़ने से पहले जियाओ फैमिली में लौटने का इंतजार करना चाहिए। जियाओ जुनर ने उस दृश्य को याद किया जहां जियाओजे ने उससे पहले फाइट स्टेज तक पहुंचने में सफलता प्राप्त की थी। हे, मैं सच कह रहा हूं, लेकिन आपदा जहर शरीर के शुरुआती चरणों में प्रगति की गति वास्तव में असाधारण है। अपने शरीर को जगाने के बाद यंग मास्टर जियाओजी ने लगातार 6 सितारों को तोड़ दिया। हालांकि बाद के चरणों में वह शायद आपके साथ नहीं रह पाएगा, मिस। जियाओ जुनर अचानक बोलने से पहले एक पल के लिए चुप हो गई। नाटक? क्या ये संभव है कि आपदा जहर शरीर के बाद के चरणों में जहरीली शक्ति बेकाबू हो जाती है, जिससे 1000 जहरों की पीड़ा होती है? मिस, निश्चिंत रहें, आपदा जहर शरीर हालांकि दुर्लभ है, प्राचीन कबीले के भीतर एक समाधान है। लिंग यंग की व्याख्या सुनकर जियाओ जुनर ने आखिरकार राहत की सांस ली। मुझे उम्मीद है कि यंग मास्टर जियाओजी शक्ति को अपने निर्णय पर हावी नहीं होने देंगे और जहर को लापरवाही से निगल लेंगे, जियाओ जुनर ने खुद से कहा। हालांकि आपदा जहर शरीर से निपटने के लिए प्राचीन कबीले के भीतर एक समाधान था, लेकिन इसे प्राप्त करना आसान नहीं था। कम से कम जब तक वह नहीं पहुंची वयस्कता में, वह जियाओजी के साथ थोड़ी देर और रहना चाहती थी। मिस, यंग मास्टर जियाओजी यहाँ है और वह उस लड़की को लेकर आया है। अंतिम वाक्य कहने के बाद लिंग यंग की आकृति अंधेरे में गायब हो गई, कोई निशान नहीं छोड़ा। जियाओ जान को रिपोर्ट करने के बाद जियाओजी तुरंत लिटिल डॉक्टर परी को पिछवाड़े में ले गया। जुनर, बहुत दिनों से नहीं मिले, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। जियाओजी जल्दी से जियाओ जुनर के पास पहुंची, जिसने भी एक खुशनुमा भाव दिखाया। जियाओजी के पीछे खड़ी छोटी डॉक्टर परी ने जियाओ जुनर के चेहरे को देखा और दंग रह गई। ये वही बचपन की प्रेमिका थी जिसका जिक्र जियाओजी ने किया था। हालांकि वह अभी पूरी तरह परिपक्व नहीं हुई थी, लेकिन उसके पास पहले से ही एक बेमिसाल सुंदरता थी। इसके अलावा वह एक रहस्यमय और महान आभा बिखेरती थी। किसी भी पुरुष के लिए वह एक अनूठा प्रलोभन थी। सिर्फ इस एक बचपन की प्रेमिका के साथ वह एक दर्जन प्रशंसकों को पीछे छोड़ सकती थी। मूल रूप से छोटी डॉक्टर परी यह सुनकर खुश थी कि जियाओजी के पास सिर्फ एक बचपन की प्रेमिका है, ये सोचकर कि इससे प्रतिस्पर्धा थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन अब वह थोड़ी अपर्याप्त महसूस कर रही थी। जियाओ जुनर के साथ थोड़ी देर बातचीत करने के बाद जियाओजी ने जियाओ जुनर को छोटी डॉक्टर परी के पास खींच लिया और उन्हें एक दूसरे से मिलवाया। यह मेरी दोस्त है जिससे मैं अपने बचपन के दिनों में मिली थी, रोमांच, लिटिल डॉक्टर परी। वह सुंदर और दयालु है, एक मरहम लगाने वाली जो जान बचाती है। और यह मेरी बचपन की प्रेमिका जियाओ जुनर है, स्वाभाविक रूप से सुंदर और साधना में प्रतिभाशाली। जियोजे के संक्षिप्त परिचय के बाद दोनों महिलाओं के बीच संबंध कुछ हद तक सुधर गए, कम से कम सतह पर तो। जियाओ जुनर लिटिल डॉक्टर परी की स्थिति के बारे में बहुत कुछ जानती थी, लिंग यंग द्वारा प्रदान की गई जानकारी के कारण, जो एक उन्नत स्तर की फाइटर है। हालांकि उसे जियाओजे की हरकतों पर थोड़ा संदेह था, जियाओ जुनर यह भी समझती थी कि जियाओजे की हरकतें उचित थीं। यह उसकी ताकत को बेहतर बनाने का एक शानदार अवसर था। महत्वाकांक्षा रखने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसा अवसर नहीं छोड़ेगा। चूंकि वह इसे बदल नहीं सकती थी, इसलिए वह केवल इसे स्वीकार करने का प्रयास कर सकती थी। जियाओ जुनर के बारे में लिटिल डॉक्टर परी की पहली धारणा उसकी पतली कमर थी। उस पतली कमर, जो मुश्किल से मुट्ठी भर थी, उसके नाजुक चेहरे के साथ मिलकर उसे एक नाजुक सुंदरता का आभास देती थी।
हालांकि उसके सामने ये नाजुक सुंदरता आपदा विष शरीर से ग्रस्त थी, जिससे महाद्वीप पर हर कोई डरता था। लिटिल डॉक्टर परी को ज्यादा कुछ नहीं पता था जियाओ जुनर के बारे में। उसकी अद्वितीय सुंदरता के अलावा उसकी महान और रहस्यमय आभा ने भी उसे आकर्षित किया। हालांकि दोनों महिलाओं के मन में कई विचार थे, फिर भी उन्होंने जियाओजी के सामने आपसे मिलकर अच्छा लगा वाला भाव दिखाया। आप दोनों को इतने सामंजस्यपूर्ण ढंग से मिलते हुए देखकर मुझे राहत महसूस हो रही है, जियाओजी ने मुस्कुराते हुए कहा। चूंकि वह मन नहीं पढ़ सकता था, इसलिए उसके लिए सद्भाव का दिखावा ही काफी था। बहन छोटी डॉक्टर परी, तुम इतनी अस्त व्यस्त क्यों दिख रही हो? मुझे थोड़ा तरोताज़ा होने में मदद करने दो। जरूर, कोई परेशानी नहीं है बहन जियाओ जुनर। जब वे बोल रही थीं, तो उन दोनों ने जियाओजी को अनदेखा कर दिया और गर्म पानी के झरने के पूल की ओर चल दीं। जियाओजी अपनी जगह पर खड़ी रही, कंधे उचकाए और चुपचाप उनका पीछा करती रही। उनका रिश्ता अचानक इतना बेहतर हो गया कि वे एक दूसरे को बहनें कह सकती थीं। जियाओजी महिलाओं के बीच रहस्यमय रिश्ते को देखकर केवल आहें भर सकता था। अध्याय 34, ग्रैंड फाइटर के लिए पदोन्नति। जियो परिवार के पीछे के पहाड़ पर जियोजे एक पत्थर के मंच पर क्रॉस लेग बैठा था। जियो जुनर के साथ अपनी हाल की बातचीत के लिए फीडबैक पुरस्कार प्राप्त करना चुन रहा था। बूम! डोक्यूई का चक्रवात, जिसे जियोजे लंबे समय से दबा रहा था, बेतहाशा घूमने लगा। उसके शरीर में प्राकृतिक ऊर्जा की विशाल मात्रा समुद्र में नदियों की तरह बह रही थी। कुछ ही दूर पर लिटिल डॉक्टर परी पहले से ही नए कपड़े पहन चुकी थी, आकर्षक और सुंदर लग रही थी। जियो जुनर के बगल में खड़ी दोनों ने हाथ पकड़े अंतरंग बहनों की जोड़ी की तरह दिखाई दे रही थी। दोनों बहनों में से प्रत्येक का अपना आकर्षण और अनुग्रह था। क्या जियोजे हमेशा इतना बड़ा उपद्रव करता है जब वह टूट जाता है? लिटिल डॉक्टर परी जियोजे के चारों ओर बन रहे ऊर्जा भंवर को देखकर टिप्पणी करने से खुद को रोक नहीं पाए। अगर जियोजे ने पहले उल्लेख नहीं किया होता कि वह ग्रैंड फाइटर तक पहुंचने वाला था, तो उसे लगता कि यह एक उच्च स्तरीय अभ्यासी की सफलता है। जियाओजे की प्रतिभा और योग्यता गामा साम्राज्य में सर्वश्रेष्ठ में से एक है, इसलिए ये स्थिति सामान्य है, जियाओ जुनर ने तथ्यात्मक रूप से समझाया। वह पूरी तरह से भूल गई कि पिछली बार उसने जियाओजे को सफलता प्राप्त करते हुए देखा था और वह भी उतनी ही आश्चर्यचकित थी। जियाओ जुनर की व्याख्या सुनकर लिटिल डॉक्टर परी जियाओजे को देखने से खुद को रोक नहीं पाए। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए यह सामान्य होना चाहिए, है न? इस बार जियाओ जुनर ने जियाओजे की सफलता के बारे में जियाओ जान को पहले ही सूचित कर दिया था, इसलिए जियाओ परिवार के सदस्यों को आश्चर्यचकित होने की आवश्यकता नहीं थी। जब जियाओ जान ने यह खबर सुनी तो वह बहुत हैरान हुआ। पीछे के पहाड़ की ओर जाने वाले महत्वपूर्ण जंक्शन पर जियाओ जान अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे करके खड़ा था। पहाड़ की चोटी पर बन रहे ऊर्जा भंवर को देखते हुए वह आश्चर्य से भर गया। जीर की प्रतिभा वास्तव में अनसुनी है। उसकी उम्र अभी 12 साल भी नहीं हुई थी और वह ग्रैंड फाइटर बनने के लिए पहले से ही तैयार था। खुद की तुलना जियाओजे से करते हुए जियाओ जान को अचानक लगा कि उसका 5 स्टार ग्रैंड फाइटर लेवल बहुत ज्यादा नहीं है। क्या मैं वाकई बूढ़ा हो रहा हूँ? वरना जब जीर डू स्पिरिट तक पहुंचेगा तो मैं कबीले के नेता का पद उसे दे दूंगा। कबीले के नेता के रूप में डू स्पिरिट विशेषज्ञ की ताकत के साथ परिवार में किसी को भी विरोध करने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। जियाओ जान अभी भी अपने मन में गणना कर रहा था, जियाओजे को कबीले के नेता की जिम्मेदारी संभालने देने की योजना बना रहा था, जबकि वह अपने बाद के वर्षों का आनंद ले रहा था। इस समय जियाओजे, जो अभी भी आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा था, इस बात से अनजान था कि जियाओ जान उसके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी डालने की तैयारी कर रहा था। उसे केवल यह महसूस हुआ कि जियाओ जुनर की साधारण उन्नति के लिए फीडबैक इनाम उसकी पिछली सफलता से 10 गुना अलग था। ऐसा लग रहा था कि केवल जियाओ जुनर की उन्नति का इनाम ही खास था। लेकिन फिर भी डूक्यू साइक्लोन और डूक्यू लिक्विड की पिछली सफलताओं द्वारा रखी गई ठोस नींव ने इस बार जियाओजे की सफलता को बेहद आसान बना दिया। जियोजे के शरीर में उसके छिद्रों के माध्यम से प्राकृतिक ऊर्जा की विशाल मात्रा प्रवाहित हुई, जो अंदर ही अंदर तेजी से फैल रही थी। जियोयान की सफलताओं से अलग, जो हमेशा औषधीय गोलियों द्वारा सहायता प्राप्त होती थीं, जियोजे की सफलताएं सिस्टम से मिलने वाली प्रतिक्रिया के अलावा प्राकृतिक ऊर्जा पर अधिक निर्भर थीं। इसलिए उसके मेरिडियन की ताकत की अधिक आवश्यकता थी। जियोजे को अपने शरीर में प्रवाहित होने वाली प्राकृतिक ऊर्जा को साधना तकनीकों के मार्ग का अनुसरण करते हुए और अंततः इस विशाल ऊर्जा को डूक्यूई चक्रवात में प्रवाहित करने की आवश्यकता थी। उसके शरीर में मौजूद अजीबोगरीब चक्रवात ने हर चीज का स्वागत किया, तेज गति से बेतहाशा घूमता रहा। इसने अपने उच्च गति वाले घूर्णन के माध्यम से विशाल और विविध प्राकृतिक ऊर्जा को संकुचित कर दिया। बड़ी मात्रा में विविध ऊर्जा बाहर फेंकी गई, जिससे केवल संघनित सार ऊर्जा की धुंध बन गई। चक्रवात के उच्च दबाव में ये धुंध उच्च गुणवत्ता वाली डूक्यूई में बदल गई। चरमराहट। जियाओजी को असहनीय दबाव में किसी चीज के कुचले जाने की आवाज सुनाई दी।
डूक्यूई चक्रवात के भयानक दबाव में मूल रूप से चक्रवात को भरने वाला तरल डूक्यूई तेजी से संपीड़ित होने लगा। जैसे जैसे तरल डूक्यूई की मात्रा तेजी से कम होती गई, जियाओजी को लगा कि उसके पास मौजूद ऊर्जा दोगुनी हो रही है। चटकना, जियाओजी के बगल में बहते तरल की आवाज़ अचानक ठोस टकराव की आवाज़ में बदल गई। जियाओजी ने जल्दी से डूक्यूई चक्रवात के अंदर देखा और पाया कि यह अब खाली था, जिसमें केवल एक गहरा नीला क्रिस्टल घूम रहा था। ये गहरा नीला क्रिस्टल पूरी तरह से चिकना था, केवल एक साधारण मोती के आकार का नाटक। लेकिन जियाओजी महसूस कर सकता था कि क्रिस्टल में विशाल और राजसी ऊर्जा थी। डू क्रिस्टल। डूक्यूई महाद्वीप के कई मजबूत अभ्यासियों का मानना था कि केवल डू क्रिस्टल को संघनित करके ही कोई वास्तव में डूक्यूई साधना के क्षेत्र में कदम रख सकता है। ये छोटा सा क्रिस्टल एक अभ्यासी की आंतरिक ऊर्जा का क्रिस्टलीकरण था। ये छोटा लग रहा था, लेकिन इसमें मौजूद ऊर्जा चौंका देने वाली थी। जियाओजे ने प्राकृतिक ऊर्जा को अवशोषित करना जारी रखा। हालांकि उसके मन में संदेह का एक निशान था। उसने वास्तव में ग्रैंड फाइटर्स की साधना को समझ लिया था। ग्रैंड फाइटर तक पहुंचने का मतलब था शरीर में डूक्यूई को ऊर्जा के उच्चतर रूप में संघनित करना। ये भी मूल कारण था कि ग्रैंड फाइटर्स डूक्यूई कवच बना सकते थे और डूक्यूई को बाहरी रूप से छोड़ सकते थे। लेकिन आमतौर पर शरीर में संघनित क्रिस्टल का आकार समचतुर्भुज होना चाहिए। उसने इसके बजाय एक गोल मन का क्यों संघनित किया? जियाओजे इसे समझ नहीं पाया और केवल सिस्टम के श्रेय को ही इसका श्रेय दे सका। जब तक डू क्रिस्टल असली था तब तक सब ठीक था। जियाओजे ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और एक रंगीन रोशनी चमक उठी। यह उनके संपूर्ण विपत्ति विष शरीर का प्रतीक था। सामान्य विपत्ति विष शरीर से अलग, जिसके पेट में 7 रंगों वाली एक छिपी हुई रेखा होती थी। एक बार जब यह हृदय तक फैल जाता तो यह हजारों विषों की पीड़ा को सह लेता। जियाओजे के संपूर्ण विपत्ति विष शरीर में यह विशेषता नहीं थी। संपूर्ण विपत्ति विष शरीर शरीर के भीतर विष ऊर्जा को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता था। चाहे विष ऊर्जा कितनी भी भयानक क्यों न हो जाए, विपत्ति विष शरीर इसे पूरी तरह से दबा सकता था। यह मूल कार्य में लिटिल डॉक्टर परी द्वारा अपनाए गए मार्ग से पूरी तरह से अलग था। लिटिल डॉक्टर परी ने पहले पागलों की तरह जहरीली गोलियां निगल लीं, भारी मात्रा में विष ऊर्जा जमा की, विष की मालाएं संघनित की, रून बनाए और अंत में नियंत्रण को पूर्ण किया। 7 सितारों वाले डूज उनकी शक्ति तक पहुंच गई। लेकिन जियाओजे अलग था। उसके पास शुरू से ही संपूर्ण विपत्ति विष शरीर था। शुरू से ही विष ऊर्जा के अनियंत्रित होने का कोई जोखिम नहीं था। वह जितनी चाहे उतनी जहरीली गोलियां निगल सकता था। उसके शरीर में प्रवेश करने वाला कोई भी जहर एकदम सही आपदा जहर शरीर द्वारा दबा दिया जाता था। आपदा जहर शरीर जितना मजबूत होता, उसकी पुतलियों में 7 रंग उतने ही गहरे होते। ये जियोजे के आपदा जहर शरीर की एकमात्र विशेषता थी। ओह, सफलतापूर्वक तोड़ दिया। जियोजे खड़ा हो गया, दोनों महिलाओं को देखकर मुस्कुराया। जियोजे, कल कनान अकादमी के लिए नामांकन का दिन है। मैंने सुना है कि नामांकन के लिए उतान शहर में आने वाला गुरु सीनियर सिस्टर जियोयू का गुरु है, जो बहुत सुंदर है। जियो जुनर एक सार्थक मुस्कान के साथ चला गया। कनान अकादमी में गुरुओं के लिए न्यूनतम मानक ग्रैंड फाइटर स्तर लगता है। जियोजे, नामांकन समारोह में भाग लेने जा रहा हूं, मुझे डर है कि वह सुंदर गुरु अवाक रह जाएगा। लिटिल डॉक्टर परी ने आश्चर्य से कहा, आह, क्या इसका मतलब यह है कि जियोजे अकादमी में गुरु बन सकता है? नहीं, गुरु बनना परेशानी भरा है। हालांकि आपको बच्चों की तरह छात्रों की देखभाल करने की जरूरत नहीं है, फिर भी छात्रों को जब समस्याएं होती हैं तो गुरु ढूंढने पड़ते हैं। बस इसके बारे में सोचने से ही मुझे सिरदर्द हो जाता है। जियाओजे ने तुरंत मना करते हुए अपना हाथ हिलाया। इससे दोनों महिलाएं जानबूझकर मुस्कुराने लगीं। वे जियाओजे की परेशानी से बचने और कम प्रोफाइल रखने की इच्छा को अच्छी तरह समझती थीं। जब वे पहले गर्म पानी के झरने में भीग रही थीं तो उन्होंने इस बारे में गहरी बातचीत की थी। जियाओ जुनर और लिटिल डॉक्टर परी की चुहलबाजी को नज़रअंदाज करते हुए जियाओजे ने अपना शरीर फैलाया और उन दोनों से कहा, मैं मिस याफेई से मिलने जा रहा हूँ। जब मैं दूर था तो उसने मेरी बहुत मदद की, इसलिए मैं बिना कुछ कहे वापस नहीं आ सकता। क्या तुम मेरे साथ आना चाहती हो? जियाओजे ने दोनों की राय पूछी, लेकिन जुनर और लिटिल डॉक्टर परी ने सर्वसम्मति से मना कर दिया। अध्याय 35। मैडम भूख से मर रही है। क्यूई बीड इकट्ठा कर रही है। मित्तल नीलामी घर में याफी ने अपने थके हुए शरीर को घसीटते हुए अपने कमरे में वापस ले गई। अपनी थकावट के बावजूद वह उस व्यक्ति के बारे में सोचकर अपने कदम तेज कर रही थी जिससे वह मिलने वाली थी। दरवाज़ा खोलते ही उसने युवक का चेहरा देखा, जो कल से बिल्कुल भी नहीं बदला था, लेकिन अब उसमें परिपक्वता और अनुभव की झलक थी। क्या युवक की लगभग 1 महीने की लंबी यात्रा ने वास्तव में ऐसे परिणाम दिए थे? याफी, मैं वापस आते ही तुमसे मिलने के लिए दौड़ा, जियाओजी ने मुस्कुराते हुए अपनी सीट से उठते हुए कहा। ये सुनकर याफी ने जियाओजी की ओर आंखें घुमाईं, उसका स्वर थोड़ा तिरस्कारपूर्ण था।
क्या तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ एक नीलामी करता हूँ? जब तुम वापस आए तो क्या तुम जियाओ परिवार के लिए एक छोटी लड़की नहीं लाए? उसने आगे कहा, और फिर तुम अपने बचपन के प्रेमी से मिले। ऐसा लगता है कि तुम्हें मुझे याद करने में थोड़ा समय लगा, है ना? याफी के शब्दों से जियाओजे को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसका पिछला कथन सिर्फ एक विनम्र इशारा था, जैसे कि आपसे मिलकर अच्छा लगा। लेकिन क्या याफी मेरी वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रही थी? क्या आपने जियाओ परिवार पर नजर रखने के लिए किसी को खास तौर पर भेजा था? जियाओजे ने मजाक में पूछा, विषय बदलने की कोशिश करते हुए। याफी के चेहरे पर असहजता की झलक दिखी जब वह बैठ गई और अपना फर वाला दुपट्टा एक तरफ फेंक दिया। यह एक व्यस्त दिन रहा है और मैं बहुत थक गई हूँ। मुझे आश्चर्य है कि क्या कोई मुझे मालिश कर सकता है। याफी के अचानक विषय बदलने के प्रयास पर जियाओजे ने मन ही मन हंसी उड़ाई। ये देखकर कि याफी इस पर ज्यादा बात नहीं करना चाहती थी, जियाओजे ने इस मुद्दे पर जोर देना जारी नहीं रखा। याफी, क्या तुम चाहोगी कि मैं तुम्हें मालिश करूं? जियाओजे ने प्रस्ताव दिया। अपने शरीर को आराम देते हुए और अपनी आंखें थोड़ी बंद करते हुए याफी ने जियाओजे को आगे बढ़ने का संकेत दिया। उसे देखते हुए जियाओजे ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत उसके पीछे चला गया। एक नज़र में उसने उसके सुंदर शरीर को देखा। उसके करीब रहने वाली ज्यादातर लड़कियां उसकी उम्र के आसपास या उससे थोड़ी बड़ी थीं, लेकिन कोई भी याफेई की खूबसूरती की बराबरी नहीं कर सकती थी। एक गहरी सांस लेते हुए जियाओजे ने याफेई के कंधों पर अपने हाथ रखे। उसने बिल्कुल सही मात्रा में दबाव डाला, जिससे याफेई ने संतुष्ट आह भरी और मालिश में आराम किया। मालिश खत्म करने के बाद जियाओजे अपनी सीट पर वापस आ गया। याफेई का चेहरा अभी भी लाल था, उसकी आंखें आधी बंद थीं और वह हालत से बोल रही थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जियाओजे में इतनी कुशलता होगी। क्या ये पहली बार है जब मेरी मालिश की गई है? क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास है? हाँ, मुझे तुम पर यकीन है, बेशक बहन याफेई, जियाओजे ने हंसते हुए जवाब दिया। आराम के एक पल के बाद याफेई और भी ज्यादा तरोताज़ा महसूस करते हुए सीधी होकर बैठ गई। वह सोचे बिना नहीं रह सकी कि क्या जियाओजी की मालिश से उसके रक्त संचार में सुधार हुआ है। उसे अचानक एहसास हुआ कि वह कितनी भाग्यशाली है कि उसे यह भाई मिला है। भविष्य में जियाओजी निश्चित रूप से गामा साम्राज्य के शीर्ष पर पहुंचेगा। थोड़ी देर बाद याफी ने अपना संयम वापस पाया और मेज पर जादू के कोर गिनना शुरू कर दिया। जादुई कोर हमेशा मांग में रहते हैं और उन्हें बेचना आसान होता है। क्या तुम्हें सोने के सिक्के अभी चाहिए या मैं उन्हें बेचने के बाद तुम्हें दे दूं? उसने जियाओजी से पूछा। चलो अब करते हैं, बस मुझे एक मोटा अनुमान बताओ, जियाओजी ने बेपरवाही से जवाब दिया। मैं अपने भाई को कोई नुकसान नहीं होने दे सकती, याफी ने मुस्कुराते हुए कहा, अपने बेडरूम से एक पीला सुनहरा कार्ड लेने के लिए उठी। इस कार्ड पर 1,00,000 सोने के सिक्के हैं। अब जब तुम एक महान योद्धा हो तो तुम्हारी साधना के लिए अधिक संसाधनों की आवश्यकता होगी, याफी ने मुस्कुराते हुए कहा और कार्ड को जियाओजी को एक स्पष्ट आश्वासन के साथ सौंप दिया। जियोजे ने कृतज्ञतापूर्वक इसे स्वीकार कर लिया। बहन याफी, मैं भविष्य में आपकी दयालुता का बदला अवश्य चुकाऊंगा। जादुई कोर से भरी मेज की कीमत 50,000 सोने के सिक्कों से ज्यादा नहीं थी, फिर भी याफी ने उसे उससे दोगुनी कीमत का कार्ड दिया था। क्या तुम फिर से जाने की योजना बना रहे हो? याफी ने पूछा, उसके शब्दों से जियोजे के इरादे को भांपते हुए। हाँ, मैं कनान अकादमी में आवेदन करने और एक व्यापक दुनिया की खोज करने की योजना बना रहा हूँ, जियोजे ने उत्तर दिया। मैं समझ गया, याफी ने सोच समझकर कहा, उसकी आंखों में एक अदृश्य निराशा झलक रही थी। ओह बहन याफी, मैं अपने परिवार के लिए उपहार के रूप में आपसे कुछ खरीदना चाहता हूँ, जियोजे को अचानक याद आया। जरूर, मैं आपको इन्वेंट्री सूची लाकर दूंगी, याफी ने अपनी मेज में से कुछ निकालते हुए और सूची जियाओजे को थमाते हुए कहा। जब दोनों चुप हो गए तो जियाओजे ने अपने परिचितों के लिए क्या खरीदना है इस पर विचार किया। उसने अपने तीसरे भाई को छोड़कर सभी के लिए उपहार चुन लिए थे और वह थोड़ा झिझक रहा था। अचानक जियाओजे ने बिना बिकी वस्तुओं की सूची के नीचे गैदरिंग क्यूई बीड नामक एक वस्तु देखी। बहन याफी, ये गैदरिंग क्यूई बीड क्या है? उसने पूछा। ओह वह, ऐसा कहा जाता है कि इसे वॉरक्राफ्ट पर्वतों में खंडहरों की खोज करने वाले भाड़े के सैनिकों ने प्राप्त किया था, याफी ने मनके की उत्पत्ति को याद करते हुए उत्तर दिया। मालिक इसे नीलाम करना चाहता था ताकि देख सके कि कोई इसका मूल्य पहचानता है या नहीं, लेकिन लगातार 3 असफलताओं के बाद उसने इसे नीलामी घर को कम कीमत पर बेच दिया। याफी की व्याख्या सुनकर जियोजी की आंखें चमक उठीं। ये गैदरिंग क्यूई बीड जियोयान की वर्तमान स्थिति के लिए एकदम सही लग रहा था। यदि आप कहानी का आनंद ले रहे हैं तो कृपया पढ़ना जारी रखें और इसकी अनुशंसा करें। आपका समर्थन बहुत सराहनीय है। लव एडिक्शन ई डिग्री, हेवनली एम्परर ऑफ द अर्थ और प्राउड रैबिट को आपके मासिक टिकट समर्थन के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 36, मुझे आपको पिछला दरवाज़ा दिखाने दें।
लेडी याफी के कमरे में जियोजी एक अंगूठे के आकार के जेड बीड की जांच कर रहा था। यह एक क्यूई गैदरिंग बीड था। इसकी क्षमता काफ़ी लग रही थी। जब भी कोई क्यूई को अवशोषित करता था तो यह स्वचालित रूप से इसे अवशोषित कर लेता था और संग्रहित कर लेता था। मुख्यधारा के हथियारों के अलावा डू क्यूई महाद्वीप पर ऐसी रहस्यमय वस्तुएं प्रचुर मात्रा में थीं। कुछ अनजाने में गड़े गए हो सकते हैं लोहार। जियाओजे ने मन के से क्यूई को खुद ही अवशोषित करने की कोशिश की। ऐसा करना असाधारण रूप से चुनौतीपूर्ण पाया, लेकिन ये कोई मुद्दा नहीं था। याओ लाओ की बची हुई आत्मा चुपचाप जियाओ यान के शरीर के भीतर डू क्यूई को अवशोषित कर सकती थी। क्यूई गैदरिंग बीड से क्यूई को अवशोषित करना भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एक बार जब मन के अंदर क्यूई समाप्त हो जाती है तो यह स्वचालित रूप से अधिक अवशोषित और संग्रहित करेगा। इससे याओ लाओ की रिकवरी प्रक्रिया में काफ़ी तेजी आनी चाहिए, जिससे जियाओ यान को अपनी प्रतिभा का खिताब जल्दी हासिल करने में मदद मिलेगी। जियाओ यान के पूरी तरह से ठीक होने की उम्मीद के अलावा जियाओजे का अपना एजेंडा था। उसका इरादा जियाओ यान के कीमिया कौशल को बांधना था। याओ लाओ के कीमिया कौशल को बांधना भी अच्छा होगा, लेकिन जियाओजे लालची था। जियाओ यान की भविष्य की उपलब्धियां कीमिया में याओ लाओ से कहीं आगे निकल जाएंगी। जियाओ यान की विकास दर और क्षमता याओ लाओ की तुलना में बहुत अधिक थी। यही मूल कारण था कि जियाओजे ने जियाओ यान के कीमिया कौशल को बांधने का फैसला किया। बेशक भविष्य के ज्वाला सम्राट के रूप में जियाओ यान के पास निश्चित रूप से उसकी कीमिया कौशल के अलावा और भी मूल्यवान संपत्तियां थीं। हालांकि सिस्टम से जुड़ी बाइंडिंग ने प्रति व्यक्ति केवल एक ही क्षमता की अनुमति दी। अंत में जियाओजे ने सबसे व्यवहारिक रूप से मूल्यवान कीमिया कौशल चुना। ठीक है, ये क्यूई गैदरिंग बीड मेरे लिए उपयोगी है। धन्यवाद लेडी याफी। संतुष्ट होकर जियाओजे ने पहले खरीदी गई वस्तुओं के साथ मन का रख दिया। लेडी याफी, मैं अब आपको परेशान नहीं करूंगा। मुझे कल के नामांकन की तैयारी करनी है। जियाओजे, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो। लेडी याफी ने शियाओजी को विदा किया। उसके जाने के बाद उसे अकेलापन महसूस हुआ। परिवार के सदस्यों के लिए उपहार, क्या बहन के रूप में पहचाने जाने का कोई महत्व नहीं है? उसने आह भरी और एक कुर्सी पर बैठ गई। अचानक उसकी नज़र एक खूबसूरत ढंग से तैयार किए गए उपहार बॉक्स पर पड़ी, जिसे दूसरी कुर्सी पर रखा गया था। बॉक्स पर नाजुक शब्द लिखे थे, लेडी याफी के लिए। ऐसा लगता है कि इस आदमी में विवेक है। मैंने आखिरकार उस पर अपना प्रयास बर्बाद नहीं किया और लिखावट काफ़ी अच्छी है। लेडी याफी ने खुशी खुशी उपहार बॉक्स उठाया और उसे ध्यान से देखा। फिर वह अपने कमरे में वापस चली गई, ये देखने के लिए कि शियाओजी ने उसके लिए क्या छोड़ा है। इस बीच शियाओजी शियाओ परिवार में वापस आ गया। इस बार उसने केवल कुछ उपहार तैयार किए थे। नाटक जियाओ झान, शियाओ यान, शियाओ जुनर, लिटिल डॉक्टर फेरी और शियाओ यू प्राप्त करता थे। हालांकि उपहार विदाई के बहाने दिए गए थे, लेकिन जियाओजे की सच्ची विदाई सिर्फ जियाओ झान और जियाओ यान को ही थी। हालांकि सिर्फ इन दोनों को उपहार देना अनुचित लग रहा था, इसलिए उसने सभी को उपहार देने का फैसला किया। वैसे भी ये उपहार महंगे नहीं थे। शाम को जियाओजे ने जियाओ झान और जियाओ यान के साथ एक दुर्लभ पारिवारिक भोज किया। भोजन के बाद जियाओजे ने जियाओ झान को अपने द्वारा तैयार किए गए उपहार सौंपे। जियाओजे की क्षमताओं के साथ कनान अकादमी में नामांकन पास करना एक निश्चित बात थी, इसलिए जियाओ परिवार को जल्द ही छोड़ना स्वाभाविक था। जियाओजे के चले जाने के बाद जियाओ झान ने अपने दो बेटों के लिए जगह छोड़ दी। बड़े भाई, क्या आपको हाल ही में कोई चिंता है? जियाओ यान ने अपने होंठ सिकुड़े और मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ खास नहीं, बस साधना में सामान्य कठिनाइयां हैं। उन लोगों को आपको परेशान नहीं करना चाहिए, है न? नहीं, अब वे मेरे सामने बोलने की हिम्मत नहीं करते। जिस बारे में बात कर रहा हूँ, मैंने चचेरी बहन जियाओ निंग के साथ अपने रिश्ते को बहुत बेहतर बना लिया है। जियाओ यान ने जल्दी से जवाब दिया। उसे डर था कि जियाओ जी फिर से किसी को पीट देगा। हाँ, यह अच्छा है। तुम और चचेरी बहन जियाओ निंग अच्छी तरह से मिल रहे हो, जियाओ जी ने हंसते हुए कहा। फिर उसने एक रिस्ट गार्ड निकाला और उसमें क्यूई गैदरिंग बीड को जड़ दिया। छोटे भाई, ये कुछ ऐसा है जो मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए खरीदा है। शायद ये तुम्हारी स्थिति को कम करने में मदद करेगा। जियाओ यान कुछ हैरान था। रिस्ट गार्ड में क्या खास हो सकता है? ठीक है, इसे जल्दी से पहन लो। इसके अंदर रहस्य छिपे हैं। इसे हर समय पहनना सबसे अच्छा है। जब तक जरूरी न हो इसे मत उतारो, जियाओ जे ने गंभीरता से कहा। जियाओ जे के हाव भाव देखकर जियाओ यान ने भी गंभीरता से सिर हिलाया। उसे जियाओ जे पर भरोसा था। तो मैं अभी वापस जाऊंगा और कल के नामांकन की तैयारी करूंगा। जियाओ जे जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। जाने से पहले जियाओ यान ने अचानक अपना हाथ उठाकर जियाओ जे से पूछा, चौथे भाई, तुम्हारा वर्तमान स्तर क्या है? आज ही एक महान योद्धा तक पहुंचे हो।
जियाओजे ने हल्की फुल्की टिप्पणी करते हुए जियाओ यान को वहीं खड़ा छोड़ दिया, भयभीत। जियाओ यान ने सूखे गले से बुदबुदाया, महान योद्धा, ये भयानक है। उसी समय जियाओ यान का जियाओजे को अपना लक्ष्य बनाने का दृढ़ संकल्प और भी मजबूत हो गया। अगली सुबह जियाओ यू ने जियाओजे के दरवाजे पर दस्तक दी। जियाओजे, उठो, जल्दी करो ताकि हम बाद में भीड़ से बच सकें। क्रैक, दरवाजा खुला, एक नाजुक चेहरा दिखाई दिया। जियाओ यू वहीं जम गई, उसका थपथपाने वाला हाथ हवा में था। तुम कौन हो? जियाओजे ने वास्तव में अपने कमरे में इतनी खूबसूरत महिला को छिपाया है। बहन जियाओ यू, कृपया जो कुछ भी आप कहती हैं उसके लिए जिम्मेदार बने। यह मेरी दोस्त लिटिल डॉक्टर परी है। जियाओजे की आवाज़ लिटिल डॉक्टर परी के पीछे से आई जब वह एक सफ़ेद कोट पहने हुए उसके पास आया। वह जियाओ परिवार में रात भर रुकी थी और कनान में दाखिला लेने की तैयारी भी कर रही है। जियाओ यू ने आश्चर्य से उन दोनों की ओर इशारा किया, उसके होंठ थोड़े से खुले हुए थे। तुम दोनों साथ रह रहे हो? इस समय जियाओ जुनर की आवाज़ धीमी सी सुनाई दी। बहन जियाओ यू, तुम बहुत ज़्यादा सोच रही हो। भाई जियाओ जी पूरी रात मेरे साथ रहा है और आज सिर्फ फ्रेश होने के लिए अपने कमरे में लौटा है। जियाओ जुनर ने मुस्कुराते हुए कहा। चूंकि लिटिल डॉक्टर परी के रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए अस्थायी रूप से अतिथि कक्ष को साफ करना परेशानी भरा था। जियाओ जी ने लिटिल डॉक्टर परी को अपने कमरे में रहने दिया जबकि वह खुद जुनर के कमरे में रहा, रात भर उसकी मेरिडियन साधना में मदद करता रहा। ठीक है, ये तुम ही हो जो मुझसे आग्रह कर रही हो, बहन जियाओ यू, लेकिन तुम ही गपशप कर रही हो। जियाओ जी ने अपनी बेल्ट बांधी और जियाओ यू से कहा, जो अभी भी उत्सुक थी। इससे जियाओ यू के विचार दूर हो गए। जियाओ यू के मार्गदर्शन में वे चारों चौक के पीछे चले गए। यहाँ लॉर्ड्स मैंशन द्वारा प्रदान किए गए सैन्यकर्मी थे, जिनमें से प्रत्येक पूरी तरह से सशस्त्र था। उन्हें एक दोहरी परत में व्यवस्थित किया गया था जो एक ठोस रक्षा प्रदान करता था। जियाओ यू ने जियाओजे और अन्य लोगों को जगह पर प्रतीक्षा करने के लिए कहा। उसने अपनी जेब से एक ग्रीन कार्ड निकाला और गार्ड के कमांडर से संवाद करने के लिए आगे बढ़ी। सख्त दिखने वाले कमांडर ने जियाओजे और अन्य लोगों की ओर देखा, उसका माथा थोड़ा सिकुड़ा हुआ था। अध्याय 37, परीक्षा, नए छात्रों और वरिष्ठों के बीच संघर्ष। उसका चेहरा काफी सुंदर है, लेकिन क्या वह बहुत छोटा नहीं है? जियाओ जूनियर बहन, ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, लेकिन उन तीनों की शक्ल बहुत छोटी है। गार्ड के कमांडिंग ऑफिसर ने खुलकर बोलने से पहले एक पल के लिए चुप हो गए। चिंता मत करो वरिष्ठ भाई, मैं उन्हें यहाँ लाने की हिम्मत करता हूँ क्योंकि उनकी ताकत निश्चित रूप से मानक के अनुरूप है। वास्तव में उनमें से सबसे मजबूत आपको भी हरा सकता है, वरिष्ठ भाई। अधिकारी ने कुछ आश्चर्य से शियाओ यू को देखा। चूंकि छोटी बहन इतनी आश्वस्त थी, इसलिए उसने उन्हें पास करने का फैसला किया। आखिरकार अगर वे अंततः मूल्यांकन में विफल हो गए तो यह उनके लिए शर्मनाक होगा। अधिकारी ने शियाओ यू के अंतिम शब्दों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इतनी कम उम्र में, चाहे वे कितने भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, क्या वे वास्तव में उससे अधिक मजबूत हो सकते हैं? क्या मजाक है? शियाओ यू अधिकारी के साथ वापस आया, जिसने तीनों को फिर से देखा। उसकी जांच के तहत तीनों शांत रहे, जिसने गुप्त रूप से अधिकारी को प्रभावित किया। आम लोग सहज रूप से उसकी नज़र से बचते थे। वह वास्तव में युद्ध के मैदान में था और उसकी आंखों में एक जानलेवा आभा थी। उन्हें जाने दो, अधिकारी ने अपना हाथ हिलाया और एक तरफ हट गया। स्टील की कसकर भरी सेना धीरे धीरे आगे बढ़ी, जिससे लगभग 2 लोगों की चौड़ाई वाला एक संकरा रास्ता दिखाई दिया। जियाओ यू ने अपने हाथ में जेड कार्ड जियाओजी और अन्य लोगों को दिखाया, फिर उन्हें अपने पीछे आने के लिए इशारा किया। जैसे ही वे रास्ते पर आगे बढ़े, जियाओ यू की गर्व भरी मुस्कान उसके चेहरे पर जम गई और उसे अचानक अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। इस सेना ने निश्चित रूप से युद्ध देखा था। पूरी तरह से सशस्त्र सैनिक केवल दिखावे के लिए नहीं थे, उनमें से खून की प्यास की एक हल्की आभा निकल रही थी, जिससे उनके बीच चलते समय सांस लेना मुश्किल हो रहा था। जियाओजी को ज्यादा कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन उसने पास खड़े अधिकारी पर नजर डाली। वह समझ सकता था कि ये दमनकारी भावना पैदा करने वाला अधिकारी ही था। उसने एक बार जादुई जानवरों की एक छोटी सी लहर से, यहाँ तक कि भयानक और क्रूर जानवरों से भी, बिना किसी हिचकिचाहट के लड़ाई लड़ी थी। इस तरह के गठन का सामना करना आसान था। इसके अलावा जियाओजे का सबसे बड़ा आत्मविश्वास उसकी अपनी ताकत से आया था। एक सितारा डू ग्रैंड मास्टर के रूप में वह इस सेना को भेदने में सक्षम था। जब आपकी ताकत पर्याप्त नहीं होती है तो आप जो दमन करते हैं वह एक मजबूत व्यक्ति की नज़र में सिर्फ एक दिखावा, एक कागजी शेर होता है। जियाओ जुनर भी शांत रही। जियाओ जुनर, जो हर दिन उच्च स्तरीय डू हुआंग द्वारा संरक्षित थी, वह अपने सामने के सैनिकों से कैसे डर सकती थी? छोटी डॉक्टर परी शुरू में चौंक गई, लेकिन जल्दी ही शांत हो गई। उसने पहले भी जियाओजे का पीछा किया था और जादुई जानवरों की एक छोटी सी लहर का अनुभव किया था।
युद्ध के बाद दृश्य को खून की नदी के रूप में वर्णित किया जा सकता है। हालांकि युद्ध के बाद उसे बहुत देर तक उल्टी होती रही, लेकिन खून और इस तरह के दमनकारी एहसास के प्रति उसकी सहनशीलता काफी बढ़ गई थी। इसलिए शुरू में असहज महसूस करने के बाद वह जल्दी से शांत हो गई। छोटा 10 मीटर का रास्ता जियाओ यू के लिए बेहद मुश्किल था। आखिरकार अंत तक पहुंचते हुए जियाओ यू ने पीला चेहरा लिए राहत की सांस ली। पीछे मुड़कर उसने देखा कि जियाओजी और बाकी लोग उसे शांति से देख रहे थे। उसका सुंदर चेहरा शर्म से लाल हो गया। अपने दिल में उसने चुपके से सोचा, निश्चित रूप से केवल राक्षस ही राक्षसों के दोस्त हो सकते हैं। सरहद पर खड़ा अधिकारी भी जल्दी से अंदर चला गया। जियाओजी और बाकी लोगों का पुनर्मूल्यांकन करते समय उसकी आंखें चौंक गईं। उसने स्वीकार किया कि उसने उन्हें कमाका था। अभी जो दमनकारी भावना थी वह उसके कारण थी। आम लोग वहां से नहीं गुजर पाएंगे, वे आधे रास्ते में ही डर गए होंगे। वरिष्ठ भाई, आप चीजों को मुश्किल बना रहे हैं। जियाओ यू ने अपनी छाती थपथपाई, थोड़ा डरा हुआ महसूस किया। खांसी, ये प्रशिक्षक रो लिन द्वारा निर्देशित एक परीक्षा है, अन्यथा हर कोई आसान रास्ता अपनाना चाहेगा। फिर क्या अभी भी नामांकन समारोह होगा? जियाओ यू ने असहाय रूप से सिर हिलाया, उसे निर्दयता से घूरा, फिर जियाओ जी और अन्य लोगों को चौक में ले गया। जाने से पहले जियाओ जी ने अधिकारी की ओर देखा। क्या एक सामान्य परीक्षा के लिए एक सैन्य अधिकारी को दबाव डालने की आवश्यकता होती है? जियाओ जी के संदेह चमक गए और उसने उन पर ध्यान नहीं दिया। वैसे भी यह अधिकारी था या नहीं, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ लोग चौक के केंद्रीय तंबू में पहुंचे और एक कामुक महिला अचानक बाहर निकली। उसने जियाओ यू को एक बार गले लगाया, अपने हाथों को जियाओ यू के शरीर पर ऊपर नीचे चलाया। चले जाओ, तुम बिगड़ैल औरत हो, जियाओ यू ने हंसते हुए डांटा, उसे जोर से दूर धकेल दिया। अन्यथा यह महिला अपनी शरारतें बंद नहीं करेगी। मुझे परिचय कराओ, ये कनान अकादमी में मेरी अच्छी बहन है, जूनी, जिसका फिगर बहुत हॉट है और जिसके कई प्रशंसक हैं। जियाओजे ने सहमति में सिर हिलाया, वह ये देख सकता था। जूनी ने लाल रंग की पोशाक पहनी हुई थी, उसका चेहरा युवा और प्यारा था। शायद उसकी शक्ल जियाओ यू से तुलना नहीं कर सकती थी, लेकिन उसका शैतानी फिगर, जिससे गुजरने वाले युवक उसकी ओर नजर चुराने से खुद को रोक नहीं पाते थे, और कुछ तो चुपके से निगलने से भी खुद को रोक नहीं पाते थे। जियाओ यू ने जूनी के हाथ को झटक दिया, जो अभी भी परेशानी पैदा करने की कोशिश कर रहा था, फिर उसे जियाओजे और बाकी लोगों के पास खींच लिया। ये दोनों मेरे परिवार के सदस्य हैं, चचेरी बहन जियाओ जुनर, चचेरी बहन जियाओजे, और यह जियाओजे की दोस्त लिटिल डॉक्टर परी है। जूनी ने तीनों को उत्सुकता से देखा, उसकी नज़र तुरंत जियाओजी पर गई। लड़कियों, बाहर आओ, जूनी अचानक तंबू में चिल्लाए। तुरंत ही दुबली पतली और सुंदर लड़कियों का एक समूह बाहर निकल आया। इससे पहले कि वे कुछ पूछ पाती, जूनी ने जियाओजी की ओर इशारा किया। वाह, कितना सुंदर युवक है। ये सुंदर युवक कौन है? वह केंद्रीय तंबू में कैसे आया? वह बहुत सुंदर और असाधारण है। जूनी, क्या तुम हमें बता सकती हो? हम जानना चाहते हैं। जियाओ यू ने लड़कियों के इस बड़े समूह को देखा और उसे पता चल गया कि यह बुरा है। उसने जल्दी से जियाओजी को अपने सामने रोक दिया। खांसी, यह मेरा चचेरा भाई जियाओजी है। खिलवाड़ मत करो, वह अभी वयस्क नहीं हुआ है। ओह, मुझे कभी नहीं पता था कि जियाओ यू के इतने सुंदर रिश्तेदार छिपे हुए हैं। जियाओजी एक तरफ खड़ी थी, उसके चेहरे पर मुस्कान थी जो भीड़ की उम्मीदों पर खरी उतरती थी। जियाओ जुनर ने जियाओजी का हाथ थामा, उसके हाव भाव में संप्रभुता का भाव था। लिटिल डॉक्टर परी जियाओजी के बगल में खड़ी थी, उसकी आंखें आश्चर्य से भरी हुई थीं। टेंट के बाहर जब थोड़ी हलचल मची हुई थी, तभी अचानक अंदर से एक गुस्से भरी चीख आई। मैं बाहर क्यों खड़ी रहूं? सिर्फ इसलिए कि तुम 3 सितारा फाइटर हो? सिर्फ इसलिए कि तुम सीनियर की उपाधि का इस्तेमाल कर रहे हो? हालांकि मैं एक नया छात्र हूं, फिर भी मैं कनान अकादमी का सदस्य हूं। अचानक आए आवाज ने टेंट के बाहर मौजूद लड़कियों को चौंका दिया। जियाओजे ने भौहें ऊपर उठाईं। इन शब्दों से जो संदेश दिया गया वह छोटा नहीं था। ऐसा लगता है कि नए छात्रों और सीनियर्स के बीच संघर्ष है। टेंट के बाहर मौजूद लड़कियों की भी खेलने में रुचि खत्म हो गई और वे जल्दी से टेंट में वापस आ गईं। जियाओ यू ने भी जियाओजे और बाकी लोगों को इशारा करते हुए हाथ हिलाया कि उन्हें भी उसके पीछे अंदर चले जाना चाहिए। टेंट में घुसते ही कनान अकादमी के छात्रों के समूह छाया में इकट्ठे हो गए। छाया के बाहर 1 दर्जन से ज्यादा युवा पुरुष और महिलाएं चिलचिलाती धूप में खड़े थे। कनान अकादमी के छात्र टेंट के बीच में नजर डालते हुए इस दृश्य को देखकर खुश हो रहे थे। धूप में खड़े नए छात्रों ने भी कुछ आश्चर्य के साथ तंबू के केंद्र की ओर देखा। वे नए छात्र थे और विरोध करने की हिम्मत नहीं कर पाए, लेकिन तंबू के केंद्र में बैठे व्यक्ति ने विरोध करने की हिम्मत की और अपनी बात भी कही। एक किशोर जो लगभग 15 या 16 साल का लग रहा था, एक मजबूत शरीर वाला जो कठोर प्रशिक्षण से गुजरा हुआ लग रहा था।
इस समय वह अपनी बाहें क्रॉस करके खड़ा था, अपने सामने वाले व्यक्ति को तिरस्कार से देख रहा था। अध्याय 38 मदद करने वाला हाथ। प्रशिक्षक रोलिन। तंबू के अंदर का माहौल कुछ तनावपूर्ण था, चारों ओर कनान के छात्र दृश्य को देख रहे थे। तंबू के बाहर नए छात्र उत्सुकता से भरे हुए थे। उसके सामने एक गोरा चिट्टा युवक खड़ा था। उसकी कनान अकादमी की वर्दी पर 3 सुनहरे सितारे उसकी ताकत का संकेत दे रहे थे। लेकिन इस समय उसका गोरा चेहरा एक उदास और अप्रिय भाव से भरा हुआ था। रोडे ने महसूस किया कि उसके सहपाठियों की निगाहें दृश्य को देख रही थीं और तुरंत शर्मिंदा महसूस किया। इससे पहले उसने उन नए छात्रों के साथ आत्मविश्वास से पेश आया था, इन छोटे स्थानीय प्रतिभाशाली लोगों के अहंकार को दृढ़ता से दबाते हुए। इससे उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे एक और मुश्किल व्यक्ति का सामना करना पड़ेगा और इतने सारे लोगों के सामने उसकी बातों का खंडन किया जाएगा। इससे रोडे, जो हमेशा अपनी प्रतिष्ठा की परवाह करता था, बेहद शर्मिंदा महसूस कर रहा था। हे, मैंने पहले भी तुम्हारे जैसे कुछ उपद्रवी देखे हैं। लेकिन अंत में वे सभी पहले खुशी से चिल्लाने लगे और फिर दुख में चीखने लगे। ये कनान अकादमी का एक अलिखित नियम है, आप जैसे स्थानीय प्रतिभाशाली लोगों के अहंकार को थोड़ा दबाना, ताकि जब आप अकादमी में पहुंचें तो आप बिना सोचे समझे लड़ाई शुरू न कर दें। उस तगड़े किशोर ने अपनी आंखें घुमाई और तिरस्कारपूर्वक कहा, सिर्फ इसलिए कि आप 3 सितारा फाइटर हैं, आपको लगता है कि आप मेरे अहंकार को दबा सकते हैं? हा। रोड ने शुरू में सोचा था कि उसके पिछले शब्द उसकी गरिमा को बचा सकते हैं, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी उसके शब्दों को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देगा। और उसने जो बातें कहीं वे बहुत क्रोधित करने वाली थीं। खास तौर पर अंत में वे 2 अस्पष्ट हंसी। इसने उसके गुस्से को पूरी तरह से भड़का दिया। उस स्थिति में इस 3 सितारा फाइटर सीनियर को अकादमी के नियम सिखाने दें। चलो, मैं भी देखना चाहता हूं कि अकादमी के वरिष्ठ कितने शक्तिशाली हैं, या फिर कनान अकादमी सिर्फ एक नाम है जिसमें कोई सार नहीं है। युवक के अहंकार ने उसे चुनौती को निर्णायक रूप से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया। दर्शकों ने एक जगह खाली कर दी और भी अधिक उत्साह से दृश्य को देखते रहे। टेंट के बाहर धूप सेंक रहे नए छात्र भी उत्सुकता से देख रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि शायद वह तगड़ा युवक उन्हें राहत दे सके। जियाओजी ने 2 खड़े लोगों को देखा, उसकी भौहें थोड़ी ऊपर उठी हुई थीं। बेशक वह देख सकता था कि ये दोनों एक ही स्तर के थे, दोनों 3 सितारा लड़ाके थे। तगड़े युवक की काया को देखकर यह स्पष्ट था कि वह आमतौर पर अपने शरीर का व्यायाम करने के लिए कड़ी मेहनत करता था। निम्न स्तरीय अभ्यासियों के बीच एक तगड़ा शरीर निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण लाभ होगा। निश्चित रूप से रेफरी के रूप में कार्य करने वाले एक कनान छात्र द्वारा शुरू करें की घोषणा करने के बाद तगड़ा युवक तुरंत आगे बढ़ा, एक शक्तिशाली मुक्का मारा। अचंभित होकर रोडे को मुक्का लगने से 3 कदम पीछे हटना पड़ा, उसका चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। उसका पहले से आत्मविश्वास भरा चेहरा अब काले बादलों से ढका हुआ था। उनके पिछले संपर्क से उसे एहसास हुआ कि इस उपद्रवी की ताकत उसकी खुद की ताकत से कम नहीं लग रही थी। बगल से देख रहे जियाओजे ने मन ही मन सोचा, यह उपद्रवी थोड़ा चालाक है। उसे ये देखकर बहुत खुशी हुई। हालांकि स्थानीय प्रतिभाओं के अहंकार को दबाना अच्छा था ताकि वे बेतहाशा लड़ाई न करें, लेकिन ये तरीका अनावश्यक था। जब वे कनान अकादमी गए और देखा कि उनके आसपास के सभी लोग उसी स्तर के या उससे भी ज्यादा प्रतिभाशाली हैं, तो उनका अहंकार स्वाभाविक रूप से कम हो जाएगा। अगर वे अभी भी अहंकारी रवैया बनाए रखते तो जियाओजे को लगता कि यह तीक्ष्णता की बात नहीं बल्कि मूर्खता की बात है। किसी को लगभग आधे घंटे के लिए बाहर फेंक देने जैसी हरकतें कुछ हद तक अनुचित थीं। जैसे ही जियाओजी के दिमाग में तरह तरह के विचार आए, रोडे उस तगड़े युवक के लगातार भयंकर हमलों के कारण जमीन पर गिर पड़ा। रोडे को अचानक अपने चेहरे पर जलन महसूस हुई, मानो उसे दर्जनों बार थप्पड़ मारे गए हों। उसके आसपास के लोगों की हैरान करने वाली निगाहों ने भी उसे बेहद शर्मिंदा महसूस कराया। ये दृश्य देखकर नए छात्र और भी खुश हुए, आखिरकार राहत की भावना महसूस की। रोडे को जमीन पर गिरता देख उस तगड़े नौजवान ने अपनी आंखों में निराशा के भाव दिखाए और उसे मारने की कोशिश नहीं की। इस समय जियाओजे ने अचानक देखा कि जमीन पर लेटे हुए रोडे ने अपने मुंह में कुछ फेंक दिया था। जियाओजे ने अपनी आंखें थोड़ी सी खुलीं। क्या वह जीतने में असमर्थ होने के कारण गंदी चाल चलने की योजना बना रहा था? निश्चित रूप से रोडे सीधे पलट गया और उसका व्यवहार असाधारण हो गया। जब वह उस तगड़े नौजवान की ओर बढ़ा तो उसकी आंखें लाल हो गईं। उस तगड़े नौजवान को भी लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन रोडे पहले ही आगे बढ़ चुका था। उसकी मुट्ठी लड़ाई की भावना की चमक से चमक रही थी, जाहिर तौर पर किसी तरह की लड़ाई की तकनीक का इस्तेमाल कर रहा था। धमाका! छींटे! चौंक कर तगड़ा नौजवान पीछे की ओर उड़ गया। उतरने के बाद वह कई कदम पीछे हट गया, आधा घुटनों के बल जमीन पर टिका हुआ, खून थूक रहा था। रोडे ने जमीन पर जोर से पैर पटकते हुए एक उथला निशान छोड़ा।
वह उस तगड़े युवक की ओर दौड़ा, उसकी आंखों में हत्या करने की मंशा झलक रही थी। आसपास की लड़कियां उसे देखकर चौंक गईं। अन्य कनान अकादमी के छात्रों ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी, उसे रोकने के लिए आगे बढ़ना चाहते थे। अगर कोई मर जाता तो यह अच्छा नहीं होता। बाहर धूप सेंक रहे नए छात्र चिंता से भरे हुए थे। तगड़े युवक ने अपना सिर उठाया, रोडे की मुट्ठी को लड़ाई के जोश से चमकते हुए देखा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसकी चोटों ने उसे हिलने से रोक दिया और वह केवल मुट्ठी के पास आते हुए देख सकता था। महत्वपूर्ण क्षण में तगड़े युवक ने देखा कि हल्के नीले रंग की लड़ाई के जोश में लिपटी एक हथेली बगल से बाहर निकल रही है, रोडे की कलाई को पकड़ रही है। दूसरों को माफ करें, बहुत कठोर न बने, ये जानलेवा हमला है, परेशान क्यों होना। जियाओजी की शांत आवाज बगल से सुनाई दी, जिससे रोडे और मोटा युवक दोनों बगल की ओर देखने लगे। सभी ने अपनी हैरान निगाहें जियाओजी की ओर घुमाईं। उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि जियाओजी कब आ गया था। तुम बदमाश, क्या तुम उसका बचाव करना चाहते हो? रोडे की आंखें लाल हो गई थीं, उसके दिमाग में कुछ अस्पष्टता साफ दिख रही थी। टस्क, तुमने किस तरह की दवा ली थी? तुम्हारी ताकत में बहुत सुधार नहीं हुआ है, लेकिन दवा का असर इतना तेज है, क्या तुम अपना दिमाग खो बैठे हो? जब जियाओजे बोल रहा था, उसने अचानक अपने हाथ से जोर लगाया। एक झटके के साथ रोडे का हाथ टूट गया। रोडे का शरीर दर्द से हिंग गया। जियाओजे ने अपना पैर उठाया और रोडे की छाती पर लात मारी। उसने उसे सीधे तंबू से बाहर निकाल दिया। बाहर एक दर्जन से ज्यादा बार लुढ़का। ये युवक कौन है, इतना भयंकर? वास्तव में रोडे को, जिसने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कुछ समय के लिए गोलियां ली थीं, उड़ा दिया। इस युवक की ताकत शायद असाधारण है। पूरे तंबू में माहौल पूरी तरह जम गया। अनगिनत लोगों की नजरें जियाओजे पर पड़ीं। कैनान के छात्रों की आंखें गंभीरता से भरी थीं, और जो लड़कियां जियाओजे की पहचान जानती थीं, वे सदमे से भरी हुई थीं। नए छात्रों में से कुछ लड़कियां जियाओजे की आकृति को देखकर प्रशंसा की भावना से भर गईं उनकी आंखों में। इस सन्नाटे में एक बहुत ही कोमल आवाज सुनाई दी। नाटक। अरे वाह, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गया हूं और तुम लोग इतना बड़ा हंगामा मचा रहे हो। आवाज के साथ ही हरे रंग की एक आकृति चुपचाप प्रकट हुई। चेहरे पर एक कोमल मुस्कान के साथ उसने लोगों को ऐसा महसूस कराया जैसे उनके दिलों में एक साफ झरना बह रहा हो। उससे एक महिला की अनोखी कोमलता और चपलता का एहसास हो सकता था। वह कोई और नहीं बल्कि इस नामांकन के लिए प्रशिक्षक थी, प्रशिक्षक रोलिन। जियाओ यू चिंतित थी कि जियाओजी मुसीबत में पड़ सकता है। जल्दी से मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ दौड़ी और रोलिन की मोटी कमर को कसकर पकड़ लिया। हे प्रशिक्षक रोलिन, जियाओ यू को वास्तव में आपकी याद आई। जिसने अभी कदम उठाया वह मेरा चचेरा भाई जियाओजी था। वह थोड़ा लापरवाह है, इसलिए कृपया उसे दोष न दें, प्रशिक्षक। ओह, वह आपका चचेरा भाई है और वह भी इस नामांकन में भाग लेने के लिए यहाँ है। हाँ, रोलिन की आंखों में आश्चर्य और खुशी के भाव दिखाई दिए। शायद इस बार उसे जैकपॉट मिल गया हो। जियाओजी अब उस तगड़े युवक को ऊपर खींच रहा था। युवक ने कृतज्ञतापूर्वक जियाओजी की ओर सिर हिलाया। मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम लीलो है। जियाओजी। अध्याय 39, सजा और ग्रेडिंग। तुम दोनों रोडे को अंदर लाओ और सभी नए छात्रों को भी अंदर ले आओ। उसकी आवाज पानी की तरह कोमल थी, जो सभी के दिलों में बह रही थी, मानो गर्मी की गर्मी भी आवाज के साथ गायब हो गई हो। प्रशिक्षक रोलिन ने 2 छात्रों को निर्देश दिया कि वे गिरे हुए रोडे को अंदर ले जाएं। रोडे की चोटों की जांच करने के बाद रोलिन ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी और जियाओजी की ओर देखा। तुम छोटे बदमाश, जब तुम हमला करते हो तो तुम बहुत निर्दयी होते हो। उसकी आकर्षक नज़र ने आसपास के पुरुष छात्रों को शर्मसार कर दिया, लेकिन जियाओजी शांत रहा। उसने कंधे उचकाते हुए कहा, मैंने पहले ही खुद को रोक लिया है। यहाँ लीलो को मारने की कोशिश करने वाले किसी व्यक्ति की तुलना में मैं काफी दयालु रहा हूँ। आसपास के सभी छात्र अचंभित थे, लेकिन जियाओजी अतिशयोक्ति नहीं कर रहा था। इससे पहले रोडे ने स्पष्ट रूप से लीलो के महत्वपूर्ण स्थानों पर निशाना साधा था, जिससे हत्या का इरादा दिखाई दे रहा था। रोडे गुस्से में अंधा हो गया था और बिना किसी संयम के काम कर रहा था। रोलिन ने आह भरी और अपनी हथेली रोडे की छाती पर रख दी। जल गुण क्यूई का उपयोग करके उसकी बाधित सांस को शांत किया और उसकी चोटों का इलाज किया। जल और लकड़ी गुण क्यूई दोनों में उपचारात्मक प्रभाव होते हैं। जब अनुमति दी जाती है तो भाड़े के समूह अक्सर इसी गुण वाले कर्मियों की भर्ती करते हैं। आखिरकार यह उपचार औषधि की तुलना में बहुत सस्ता है। जियाओजे ने अपने बगल में पुरुष छात्रों पर नजर डाली। वे सभी ईर्ष्यालु दिख रहे थे, जैसे कि रोलिन से उपचार प्राप्त करना एक बड़ा विशेषाधिकार था। इससे पहले रोलिन ने उसे एक चिढ़ाने वाली नजर दी थी, जो आसानी से आम लोगों को नियंत्रण खो सकती थी। लेकिन जियाओजे शांत रह सकता था। जब उसने आपदा विष शरीर से 100 गुना इनाम स्वीकार किया तो उसने एक पल में अनगिनत बार विनाश और पुनरुद्धार का अनुभव किया।
आत्मा पुनरुद्धार के आनंद ने उसे सामान्य प्रलोभनों और सुखों के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी बना दिया। अब जब तक कि वह मानसिक रूप से अस्थिर न हो, साधारण प्रलोभन और सुख आसानी से उसकी भावनाओं को नहीं हिला सकते थे। शक्ति सुधार के अलावा सिस्टम के फीडबैक पुरस्कारों के छिपे हुए लाभ भी बेहद फायदेमंद थे। थोड़ी देर बाद रोलिन ने अपना उपचार बंद कर दिया और भावशून्य होकर खड़ी हो गई। रोडे ने अचानक अपनी आंखें खोलीं, रोलिन के चेहरे को देखा, उसकी आंखों में प्रशंसा और लालसा का भाव था। रोडे को अनदेखा करते हुए रोलिन ने जियाओजी को देखा, थोड़ा मुस्कुराते हुए। छोटे आदमी, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ कैसे पेश आना चाहिए? क्या तुम्हें इसके बदले मुझे इनाम नहीं देना चाहिए? जियाओजी ने आश्चर्यचकित होने का नाटक किया, जिससे सभी की आंखें चौड़ी हो गईं। हे, तुम बहुत दिलचस्प हो छोटे आदमी। मुझे बताओ, मैं तुम्हें इतना उदारता से इनाम क्यों दूं? रोलिन ने धीरे से हंसते हुए पूछा। मैंने कनान अकादमी में साथी छात्रों के बीच लड़ाई को रोकने में मदद की। नाटक। जियाओजी ने अपने आसपास की चकित निगाहों को अनदेखा कर दिया। कैनान अकादमी का ये वरिष्ठ छात्र निर्दयी था और उसने दया दिखाने से इनकार कर दिया, ये दिखावा करते हुए कि यह सिर्फ एक दोस्ताना मुकाबला था, जबकि वास्तव में वह घातक प्रहार करने जा रहा था। अगर कैनान अकादमी के छात्र स्वतंत्र रूप से लड़ सकते हैं और नए लोगों को भर्ती कर सकते हैं, तो मुझे डर है कि लंबे समय में कोई भी कैनान अकादमी में नहीं आना चाहेगा। रोडे ने उदास भाव से जवाब दिया, ऐसा इसलिए है क्योंकि यह लड़का नियमों के अनुसार नहीं खेलता था। मैंने उसे सिर्फ एक सबक सिखाया। ओह, जियाओजे ने मुस्कुराते हुए कहा, सिर्फ एक सबक? क्या इसके लिए घातक प्रहार करने की जरूरत थी? और मैंने तुम्हें रोका और तुम्हें एक मौका भी दिया। रोडे का चेहरा पीला पड़ गया, उसे जियाओजे की पिछली की याद आ गई। उसकी छाती अभी भी दर्द से जल रही थी। इसके अलावा आपके तथाकथित नियम सिर्फ बुरे नियम हैं। रोलिन इस लड़ाई में पहली बार दिलचस्पी दिखा रहा था, जियाओजे के सवाल से हैरान था। तुम्हें लगता है कि तुम इसे ओवरराइड कर सकते हो? रोडे ने अपनी बात जारी रखी, बोलने के बाद रोलिन की ओर एक नज़र चुराई। रोलिन के शांत भाव को देखकर उसने राहत की सांस ली। आखिरकार वह अन्य प्रशिक्षकों को शामिल करके बाघ की दुम खींच रहा था। रोलिन ऐसे नियमों से घृणा करता था। हे, वे भी बुरे नियम हैं। रोडे की उग्र निगाहों को अनदेखा करते हुए जियाओजी ने कहा, आपके तथाकथित नियम छोटे स्थानीय प्रतिभाशाली लोगों के अहंकार को दबाने के लिए हैं, उन्हें अधिक आज्ञाकारी बनाने के लिए। लेकिन एक बार जब वे कनान अकादमी में शामिल हो जाते हैं और देखते हैं कि उनके आसपास के सभी लोग उसी स्तर पर या उससे भी बेहतर हैं, तो अहंकार बनाए रखना आत्मविश्वास नहीं है, ये सिर्फ मूर्खता है। लेकिन इस दुनिया में मूर्ख बहुत कम हैं। अधिकांश लोगों में आत्म जागरूकता होती है। कुछ मूर्खों की गलतियों के कारण बहुमत को दंडित करना बेतुका है। क्या यह एक बुरा नियम नहीं है? जियाओजी के अंतिम प्रश्न ने पूरे तंबू को चुप करा दिया। कनान अकादमी के उन छात्रों ने पहले भी ऐसी चीजों का अनुभव किया था। वे विरोध नहीं कर सके और इसमें शामिल होने का फैसला किया। अब ये वास्तव में एक बुरा नियम लग रहा था, और जिन नए छात्रों ने इस नियम का कड़वा फल चखा था, वे इससे और भी अधिक निराश थे। वे जियाओजी की बात से पूरी तरह सहमत थे। रोलिन, जो पहले शांत था, अचानक मुस्कुराया। तुम वाकपटु छोटे लड़के, तुमने मुझे मना लिया है। रोडे ने अपनी आंखें चौड़ी की, रोलिन की ओर मुड़े। मैं इस नियम के बारे में तटस्थ था, लेकिन तुमने मुझे सफलतापूर्वक मना लिया है। अब से कम मेरे छात्रों के बीच ऐसी चीजें नहीं होंगी। रोलिन ने अपने आसपास के कनान अकादमी के छात्रों पर नजर डाली, उसकी आंखों में उसकी चेतावनी साफ थी। वे सीधे हो गए, अब हंसने और मजाक करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। उन सभी ने व्यक्त किया कि वे भविष्य में कभी भी नए छात्रों को परेशान नहीं करेंगे। जहां तक तुम्हारा सवाल है, रोडे, तुमने इन नए छात्रों को इतनी देर तक बाहर खड़ा रखा, इसलिए तुम भी उतने ही समय तक बाहर खड़े रहोगे जितने समय तक वे खड़े रहे। एक नया छात्र आधे घंटे तक खड़ा रहता है, इसका मतलब है कि तुम 5 घंटे तक खड़े रहोगे। हिसाब लगाओ कि तुम खुद कितने घंटे खड़े रहोगे। रोडे ने अपना मुंह खोला, रोलिन से विनती करना चाहता था। लेकिन रोलिन, जो आमतौर पर सौम्य होती है, ने अपनी आंखों में क्रोध का एक दुर्लभ संकेत दिखाया, जिससे उसे माफी मांगते हुए अपना सिर झुकाना पड़ा। रोडे स्वेच्छा से सजा स्वीकार करता है। ये कहते हुए उसने जियाओजी की ओर देखा, फिर अपनी सजा स्वीकार करने के लिए तंबू से बाहर निकल गया। नए छात्रों ने एक दूसरे को देखा, उनकी आंखों में खुशी का एक संकेत था। फिर रोलिन ने उनसे कहा, हालांकि मैंने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन मेरे लिए परेशानी मत पैदा करो। ये तथ्य कि यह कनान अकादमी में एक अलिखित नियम बन सकता है, ये दर्शाता है कि आप नए छात्रों को अनुशासित करना कितना मुश्किल है। रोलिन ने मुस्कुराते हुए चर्मपत्र और स्याही निकालते हुए मेज के पीछे बैठ गए। प्रिय छात्रों, अब आप सभी कनान अकादमी के छात्र हैं। अकादमी को आपकी क्षमता का आकलन करने की आवश्यकता है, इसलिए हमें आपकी वास्तविक ताकत जानने की आवश्यकता है।
संभावित मान 20 वर्ष से कम आयु वालों के लिए एफ स्तर और क्यूई शोधन के 8वें चरण में विभाजित हैं। शक्ति वृद्धि के प्रत्येक चरण के साथ रेटिंग एक स्तर ऊपर जाती है। सबसे उच्च स्तर तक एस स्तर, जो एक 5 सितारा लड़ाकू है। समझे। अब एक एक करके अपनी शक्तियों को क्रम से रिपोर्ट करें। पिछली घटना के बाद नए छात्र बहुत अधिक आज्ञाकारी हो गए। वे एक एक करके अपनी शक्तियों को रोलिन को रिपोर्ट करने के लिए पंक्तिबद्ध हो गए। जियाओजे को थोड़ा परेशानी महसूस हुई। अध्याय 40, एक के बाद एक राक्षस। तंबू के अंदर कनान अकादमी के वरिष्ठ छात्रों ने व्यवस्था बनाए रखी, नए छात्रों को एक व्यवस्थित कतार में व्यवस्थित किया। हालांकि सभी की निगाहें धीरे धीरे लाइन के अंत की ओर चली गईं। जियाओजे की ताकत वास्तव में क्या है जो आसानी से 3 सितारा लड़ाकू को मार सकता है? यह उनके सिर पर लटकी एक बड़ी जिज्ञासा है। ये देखकर कि संभावित पंजीकरण शुरू हो गया है, जियाओ यू को उसके दोस्तों ने एक तरफ खींच लिया और आराम से बैठ गई। आखिरकार जियाओजे और अन्य लोगों को कतार में लगना था और जियाओ यू को उनके बीच थोड़ा असहज महसूस हुआ। वैसे आपके चचेरे भाई की ताकत क्या है? क्या उसकी तुलना लिटिल डेमन गर्ल से की जा सकती है, जो लोगों को तुरंत हरा सकती है? स्ट्रोई खुद को पूछने से नहीं रोक पाए। जियाओजे की ओर उसकी नज़र जिज्ञासा और स्नेह से भरी हुई थी। इतनी ताकत और सुंदर दिखने के साथ कोई उससे कैसे प्यार नहीं कर सकता? कई अन्य सुंदर लड़कियों ने भी जियाओ यू का हाथ पकड़ लिया और चंचलता से पूछताछ की। जियाओ यू ने जियाओजे के शांत व्यक्तित्व को याद करते हुए थोड़ा भौहें से कुढ़ी। एक पल सोचने के बाद उसने जवाब दिया, मैं केवल इतना कह सकती हूँ कि मेरा चचेरा भाई लिटिल डेमन गर्ल से कहीं बेहतर है। जियाओ यू के शब्दों ने अन्य सुंदर लड़कियों को जिज्ञासा से और भी अधिक उत्तेजित कर दिया। वे अपनी जिज्ञासा को हल नहीं कर सकी, इसलिए उन्होंने जियाओ यू को परेशान करना जारी रखा। वे सिर्फ जियाओजे की खास ताकत जानना चाहते थे। लिन जुवान, 17 साल की, 8वें चरण की फाइटर, रोलिन ने कहा और हल्के से बोलते हुए स्क्रॉल पर संबंधित जानकारी जल्दी से लिख ली। एफ ग्रेड। लड़की ने राहत की सांस ली, रोलिन को थोड़ा झुकाया, फिर एक तरफ इंतजार करने के लिए मुड़ गई। पंजीकरण व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ा और कतार धीरे धीरे आगे बढ़ी। पिछले संघर्ष के कारण लीलो जियाओजे के सामने रुका रहा, कभी कभी उससे बातें करता रहा। वह उथान शहर से नहीं था, बल्कि दूसरे शहर से था, जो उथान शहर में नामांकन समारोह में भाग लेने के लिए यहाँ आया था। उस शहर में उसे एक शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जा सकता था। पिछले संघर्ष ने उसे ये भी एहसास कराया कि वहाँ हमेशा मजबूत लोग होते हैं। बेशक रोडे, जो बाहरी ताकत से पराजित हुआ था, इसमें शामिल नहीं था। असली स्टैंडआउट जियाओजे था। दोनों के बीच संवाद विशेष रूप से उत्साहपूर्ण नहीं था। उन्होंने बस 2 शहरों के बीच अलग अलग रीति रिवाजों पर चर्चा की। जियाओक्सुन और छोटे डॉक्टर ने हाथ पकड़कर एक दूसरे से फुसफुसाते हुए बात की। जल्द ही उनकी बारी लगभग आ गई और लीलो अगली पंक्ति में था। नए लोगों के इस समूह में जियाओजे और अन्य के अलावा लीलो शायद सबसे अच्छा था। लीलो मेज पर आया और गर्व से अपनी जानकारी दी। लीलो, 17 साल का, 3 सितारा लड़ाकू। लीलो के शब्दों ने तुरंत तंबू के अंदर एक धीमी चर्चा का कारण बना दिया। इससे पहले जब लीलो रोडे को दबाने में सक्षम था, तो तंबू के अंदर के लोगों के पास पहले से ही कुछ अक्लें थीं। लेकिन जब उन्हें वास्तव में इसके बारे में पता चला तो वे अभी भी हैरान थे। 17 साल की उम्र में 3 सितारा योद्धा। रोलिन के चेहरे पर भी सुखद आश्चर्य की मुस्कान दिखी, क्योंकि उसने जल्दी से स्क्रॉल पर जानकारी लिखी। ऐसा लगता है कि इस नामांकन में मेरे लिए कई आश्चर्य हैं, कई उत्कृष्ट प्रतिभाएं, बी ग्रेड। रोलिन के बोलने के बाद उसने आखिरी 3 लोगों की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखा। आप तीनों में से कौन पहले जाएगा? ये तीनों बच्चे बहुत बड़े नहीं थे, लेकिन वे सभी नामांकन की आवश्यकताओं को पूरा करते थे। ये स्पष्ट नहीं था कि उनकी विशिष्ट ताकत क्या थी। जियाओजे और बाकी लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा। छोटे डॉक्टर ने एक कदम आगे बढ़ाया और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पहले जाने दो। छोटे डॉक्टर, उम्र के हिसाब से 12 साल की, ताकत 3 सितारा योद्धा। छोटे डॉक्टर बचपन से भटक रहे थे और वास्तव में अपनी उम्र नहीं जानते थे। ये सोचकर कि जियाओजे 12 साल की लगती है, उसने वह संख्या बताई। वाह, क्या ये सच है? 12 वर्षीय 3 सितारा योद्धा। हे भगवान, अकादमी की छोटी दानव लड़की भी उससे मेल नहीं खा सकती। आसपास के क्षेत्र में गर्मागर्म चर्चा शुरू हो गई। रोलिन भी आश्चर्यचकित दिखी और उसने छोटी डॉक्टर की ओर देखा। छोटी डॉक्टर ने अपने आसपास के लोगों की शंकाओं को सुना और अपनी लड़ाई की भावना को थोड़ा मुक्त किया। अब उनके पास उस पर विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि विशुद्ध रूप से धारणा के संदर्भ में छोटी डॉक्टर की लड़ाई की भावना लीलो के पिछले प्रदर्शन से भी अधिक मजबूत हो सकती है। एक महान योद्धा के रूप में रोलिन स्वाभाविक रूप से देख सकती थी कि छोटी डॉक्टर झूठ नहीं बोल रही थी। वह और भी अधिक आश्चर्यचकित थी।
उसने उम्मीद नहीं की थी कि ये 3 छोटे बच्चे उसे इतना बड़ा आश्चर्य लाएंगे, और वे अभी तक जियाओजे की ताकत तक भी नहीं पहुंचे थे। छोटी डॉक्टर एक तरफ हट गई और जियाओक्सुन ने अपने कमल के कदमों की हल्की हरकत के साथ अपनी अलौकिक आवाज को तंबू में गूंजने दिया। जियाओक्सुन 12 वर्षीय 6 सितारा योद्धा। पल भर में तंबू, जो छोटे डॉक्टर की ताकत के कारण कुछ हद तक बेचैन था, खामोश हो गया। सभी की नजरें सुंदर आकृति की ओर मुड़ गईं। उनकी आंखों में आश्चर्य और भय की कमी नहीं थी। जब 12 साल की उम्र में 6 सितारा लड़ाकू के साथ जुड़ा हुआ था, तो इसका मतलब था अकादमी के भयानक संभावित स्तर के विभाजन को पार करना। कलम पकड़े हुए रोलिन का हाथ थोड़ा सख्त हो गया। आश्चर्यचकित होकर उसने अपना सिर उठाया और कुछ आश्चर्य से जियाओक्सुन को देखा। जियाओक्सुन ने भी संकोच नहीं किया, रोलिन के लिए इसे सत्यापित करने के लिए अपनी लड़ाई की भावना को थोड़ा सा जारी किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बार मैंने वास्तव में सोना पा लिया। एस रैंक क्षमता को पार करना, शायद अकादमी के इतिहास में एक दुर्लभ रिकॉर्ड। सबसे अधिक संभावना है कनान अकादमी के लिए नामांकन के इस बैच में आपको सबसे होनहार छात्र होना चाहिए, रोलिन ने उत्साह से कहा। लेकिन जियाओक्सुन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, धीरे से मुस्कुराया। शिक्षक रोलिन, निष्कर्ष निकालने से पहले जियाओजे के पंजीकरण के पूरा होने का इंतजार करें। अचानक तंबू के अंदर लोगों की जिज्ञासा आसमान छू गई। जियाओक्सुन, जो एस रैंक की क्षमता को पार कर गई थी, किस तरह की ताकत से, आत्मविश्वास से ऐसी बातें कह सकती है? जियाओजे की ताकत वास्तव में क्या है? जियाओजे आगे बढ़ा, एक पल के लिए झिझका और कहा, जियाओजे, 12 साल की उम्र में ताकत के लिए मैं चाहता हूं कि शिक्षक रोलिन व्यक्तिगत रूप से इसका पता लगाएं। जियाओजे ने अपना हाथ मेज पर रखा, जिससे सभी हैरान हो गए। स्ट्रोई ने जियाओयू के शरीर को बार बार हिलाया और प्यार से कहा, चलो यू8, मुझे जियाओजे की असली ताकत बताओ। तुम्हारे परिवार में इतने सारे राक्षस क्यों हैं? अभी अभी हमारे पास जियाओ रुक्सुन था, जिसने एस रैंक क्षमता को पार कर लिया, और अब हमारे पास जियाओजे है। जियाओयू ने हंसते हुए कहा, लेकिन कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह जियाओजे की असली ताकत भी नहीं जानती थी। जब वह पहले लौटा था तो जियाओजे की ताकत एक लड़ाकू के 9वें चरण में थी, लेकिन उसके बाद की सारी जानकारी सिर्फ सुनी सुनाई थी और पुष्टि नहीं हुई थी। दूसरी तरफ टेबल पर बैठे रोलिन ने तुरंत जियाओजे का मतलब समझ लिया। क्या जंगल में खड़ा एक पेड़ हवा से उड़ जाता है? तुम छोटे दोस्त, तुम्हारे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। मैं वास्तव में देखना चाहता हूं कि क्या तुम सिर्फ रहस्यमयी बन रहे हो। फिर अनगिनत पुरुष छात्रों की ईर्ष्या, जलन और घृणा के बीच रोलिन ने अपना गोरा और पतला हाथ बढ़ाया और उसे जियाओजे की हथेली पर रख दिया। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करते हुए वह जियाओजे की ताकत को महसूस करने लगी। जियाओजे ने रोलिन की खोज को नहीं रोका। अपने दिल में जिज्ञासा के साथ रोलिन ने जियाओजे की ताकत का पता लगाना शुरू किया। उसकी मेरिडियन काफी मजबूत हैं। पानी में लड़ने की भावना है, मेरे जैसी। लड़ने की भावना की तीव्रता, मेरे जैसी, बिल्कुल मेरी जैसी। रोलिन अचानक खड़ी हो गई। उसने टेबल को जमीन पर गिरते हुए भी नहीं देखा। उसकी आंखें जियाओजे को चौंक कर देख रही थीं, मानो वह मानव त्वचा में लिपटा हुआ एक राक्षस हो। रोलिन की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रतिक्रिया से हर कोई दंग रह गया। एक शिक्षिका, रोलिन को किस तरह की ताकत इस तरह अपना संयम खोने पर मजबूर कर सकती है? कोई आश्चर्य नहीं कि मैं अभी आपकी ताकत को नहीं देख पाया। नाटक, रोलिन ने खुद से कहा। आसपास के छात्र उसे उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे थे। इस समय शिक्षक रोलिन, कृपया इतना रहस्यमय होना बंद करें। आपकी ताकत वास्तव में क्या है? कृपया हमें बताएं। हर कोई उत्सुकता से खुजली कर रहा था।